इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या नज़र आता है? आपको ऐसा दिखता है देखो, यहाँ पे एंट्रोपी आपकी यहाँ से यहाँ एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। देखो ग्राफ नज़र आएगा ना आपको, एंट्रोपी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, जबकि यहाँ एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो आप ये बात शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, लिख लो इसको। अगर आपके पास एंट्रोपी चेंज नहीं होती है तो उसे बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कौन-सा प्रोसेस होता है? वो होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो दिस इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है आपका इधर से इधर, दिस इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बात पता चली मेरे को सबसे पहली तो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आपका अ, P2 से P3 जा रहा है, V2 से V3 जा रहा है, बट एंट्रोपी भी चेंज हो रही है। और दूसरी बात ये भी लिखी हुई है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये भी पता चल रहा है कि ये आपका लगातार रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या? और ये देखो एक और बात पकड़ में आती है कि यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो, तो आपकी जो ये U/R की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि डेल्टा U आपका 0 है, U नहीं चेंज हो रहा है। अगर U चेंज नहीं हो रहा है तो ये किसको सिग्निफाई करता है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि ये एक्चुअल में रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ से यहाँ ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल और यहाँ से यहाँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये है सारी कहानी। अब इसके बेसिस पे आपसे कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन, 900 केल्विन पे सारी कैलकुलेशन चल रही है। अंडर 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हमने बता ही दिया। पहला एडियाबैटिक चल रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है। तो फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड एज़ गिवन एज़ शोन बिलो। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम। एक हिंट ये भी दे रखा है आपको, क्या हिंट दे रखा है कि W1 इज इक्वल्स टू W2, या फिर ऐसा कर लो W ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू W ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दे रखा है आपको। तो वैल्यू बतानी है नेचुरल लॉग V3 बाय V1, V3 बाय V2। अच्छा ठीक है। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करना, ये लॉग है, नेचुरल लॉग ln, ठीक है। ln V3 बाय V2 आपको बताना है। कुछ हिंट्स आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखे हैं। मोलर हीट कैपेसिटीज़ पता है, सीवी की वैल्यू पता है 5/2R। तो बड़ा आसान है देखो, ईज़ी है। अगर आप ध्यान से करते जाओ स्टेप बाय स्टेप तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में बात करें। तो मैंने अभी-अभी बोला फर्स्ट प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर डब्ल्यू निकालते थे तो आपको याद होगा तो डेल्टा यू के इक्वल आ जाता था, क्योंकि क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, क्यू तो 0 हो ही जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपका डब्ल्यू जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा यू को अगर आप देखोगे तो डेल्टा यू यहाँ से यू टू माइनस यू वन निकल जाएगा। तो सोचो यू टू माइनस यू वन की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो कितनी आएगी? ये है आपका यू टू और ये है यू वन। ठीक है, तो U2 की वैल्यू कितनी लिख दूँ? 450, ठीक है, इसको लिख दूँ क्या यहाँ? ये है U2 माइनस U1, 450 R माइनस 2250 R। ये आपके पास क्या आ गई? ये एक तरह से आपके पास W ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास आ गया। ठीक है, R कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया। U बाय R की वैल्यू है ना 450, तो U की वैल्यू कितनी होगी? 450 इंटू R। तो उस हिसाब से मैंने ये लिख दिया। अब सेकंड प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, देखना। सेकंड प्रोसेस पे अगर बात करें तो वो मैंने आपको अभी-अभी बताया, वो क्या है? वो है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप सोचो डब्ल्यू रिवर्सिबल जब निकालते थे किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? लगाते थे -2.303 एनआरटी लॉग V3 अपॉन V2। वो तब लगाते थे जब आप लॉग बेस 10 यूज़ करते हैं। अगर नेचुरल लॉग यूज़ करोगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2.303 हटा देना, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग V3 अपॉन V2, ये लिख देना। तो इनको अगर आपस में इक्वेट कर दूँ, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ये दोनों वर्क डन आपस में इक्वल हैं, तो शायद आपको कुछ मिल जाए। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा। ये इनिशियली जो टेम्परेचर है वो तो आपको 900 केल्विन दे रखा है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर टेम्परेचर कितना हुआ ये मेरे को नहीं पता। ये टेम्परेचर मिसिंग है। तो ज़रा एक छोटी-सी कैलकुलेशन वो भी कर लो, टेम्परेचर भी निकल के आ जाएगा। वो कैसे कर दूँ? वो आपको पता है कि जो डेल्टा यू होता है, वो एनसीवी डेल्टा टी होता है। ठीक है जी? एनसीवी डेल्टा टी होता है। ये कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो डेल्टा यू तो मैंने यहाँ से निकाल ही लिया था। ये जो है ये एक तरह से डेल्टा यू ही तो है। इसकी वैल्यू ज़रा करना, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? ये मिलेगा -1800 R, ये डेल्टा यू हो गया। तो इस डेल्टा यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, -1800 R, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। एन नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में कितने 1 दे रखे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सीवी भी क्वेश्चन में गिवन है 5/2R, तो इसकी जगह पे लिख दूँ 5/2R। और T2 माइनस T1 की जगह पे क्या लिख दूँ? T2 माइनस T1, T2 मेरे को नहीं पता, T1 मेरे को पता है 900। जब यहाँ से मैंने T2 निकाला तो दिस T2 विल कम आउट टू बी कितना? इसको थोड़ा-सा सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा
दिस विल कम आउट टू 180 केल्विन, ठीक है? तो इतनी मेहनत करने के बाद T2 भी मिल गया। तो यहाँ पे ये T2 जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, ये वाला T2 गड़बड़ कुछ बच्चे ये कर रहे हैं 900 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पे आपको 180 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखें ज़रा, सारे काम करने के बाद ज़रा वैल्यू डाल के देखते हैं। अच्छा, अब वो वाली इक्वेशन लगा दें, वो वाली बात कर लें कि आपको कह रखा है डब्ल्यू एडियाबेटिक इज़ नथिंग बट डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन दोनों को अगर आपस में इक्वेट कर दूं तो ये कितना है, -1800 R इज इक्वल्स टू माइनस कितना था, एन तो है 1, ये एनआरटी है ना, तो एन तो आपका 1 है, आर को आर ही रहने दो, ये आर से ये आर कट जाएगा, ठीक है? और टी टी मैंने अभी अभी बोला आपको 180 रख दो, ठीक है? और नेचुरल लॉग V3 अपॉन V2 ये तो मेरे को निकालना ही है, इसको एज इट इज रहने दो। तो आर से आर काट देना, 180 से 1800 कट जाएगा, ये तो बड़ा आसान आ गया, कैलकुलेशन भी ईज़ी आई, V3 अपॉन V2 करने पे ये कितना आ गया, ये आपके पास 10 आ गया। तो आंसर तो कैलकुलेशन तो बड़ी आसानी से हो गई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कितना? विल बी 10। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ऑर्थोजाइलिन ढूंढो कि इन चारों ऑप्शन में से ऑर्थोजाइलिन कहाँ कहाँ बनेगा। इट मे बी मोर देन वन करेक्ट, तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन मतलब होता है कि दो CH3 लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? इसने बोला ऑर्थो पे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगे हुए हैं। तो दिस इज दी ऑर्थोजाइलिन। आपको चारों एग्जाम्पल सर्च करके, मतलब चारों एग्जाम्पल को वर्कआउट करके आप लास्ट में आपको चेक करना होगा कि ऑर्थोजाइलिन किससे बन रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को देखूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिखता है आपको? आपको दिखता है यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल पे आपके पास ऑर्थो पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है? इस पे इसने क्या डाला? इस पे इसने डाला ये NaNO2HCl, ठीक है? मैं यहाँ रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ दिखाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? NaNO2HCl अगर आप इस पे डालते हो तो ऐसा क्या होता है, इससे ऐसा होता है कि मिथाइल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा। अच्छा जी, ये जो NH2 है इसका क्या हो जाएगा? इसका डायोजिनियम सॉल्ट बन जाएगा, N2+Cl-आयन। तो ये आपने पढ़ा होगा, HNO2 HCl डाल दो या फिर कलेक्टिवली इसकी जगह पे क्या डाल दो? इसकी जगह पे HNO2 डाल दो। तो HNO2 क्या है? HNO2 एक्चुअली में इन दोनों के मिक्स होने से, इन दोनों के मिक्स होने से HNO2 ही जनरेट होता है। तो अगर एरो पे HNO2 लिखा हो या फिर एरो के ऊपर NaNO2HCl लिखा हो, दोनों एक ही बात है। इन दोनों से क्या करना होता है? 1 डिग्री अमीन को N2+Cl-आयन में तोड़ना, मतलब बनाना होता है। अच्छा, फाइनली क्या उसमें अगर आपने CuCN डाला तो ये भी बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, आपको याद होगा। ये किस कैटेगरी में आती थी ये रिएक्शन? ये रिएक्शन आती थी आपकी सैंडमेयर रिएक्शन कैटेगरी में। तो इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या आपने क्या किया? आपने यहाँ से N2+Cl-आयन का, ये N2 Cl तो क्या हट ही जाएगा, वो तो आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे। तो N2 जो आपका यहाँ बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मेन बात उसकी है, उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे Cn- आयन आके N2 को रिप्लेस कर देगा और N2 गुड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगा, ऐसा समझ सकते हो आप फिलहाल, ठीक है? तो यहाँ पे Cn बन गया। अच्छा, इसके आगे एक बहुत फेमस सा रिएजेंट इसने डाला, डायबल एच। बहुत कुछ कराया उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर। डायबल एच क्या करता है? डायबल एच सेलेक्टिवली ये जो Cn है इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। मतलब डायबल एच की कहानी हम कहाँ पढ़ते हैं? डायबल एच की कहानी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है ये, ठीक है? तो अगर डायबल एच का और दो काम है वैसे, मैं आपको बता दूं। डायबल एच आपका एक तो नाइट्राइल्स पे, मतलब कहीं Cn दिखे तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और एक अगर आपको एस्टर दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो इसको भी क्या करेगा? इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो डायबल एच फिलहाल दो दो चीजों के लिए याद रखना, एक एस्टर के लिए और एक नाइट्राइल्स के लिए, साइनाइड जिसको बोलते हैं कभी कभी, ठीक है? अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने इसको एल्डिहाइड बना दिया। अभी लास्ट क्या डाला इसने? लास्ट आपने डाला N2H4। अच्छा, लास्ट जो इसने डाला है ये क्या है? इसको हम पढ़ते हैं NH2NH2। इसने कलेक्टिवली लिख दिया N2H4। NH2NH2 इज हाइड्रोजीन, वो भी किसमें? बेसिक मीडियम में। तो ये भी शायद आपको याद हो, इसको बोलते थे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता था? वो किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को एल्केन पे लेके चला जाएगा। मतलब ये जो कुछ भी काम अभी तक हमने किया, जो भी रिएक्शंस हमने यहाँ तक कराई, इस मिथाइल का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, मिथाइल से तो कोई रिएक्ट नहीं किया। ये जो साइड वाला पोर्शन है, इस साइड वाले पोर्शन की रिएक्शन हुई है। पहले ये NH2 बना, फिर ये डायजीनियम सॉल्ट बन गया, फिर ये Cn बन गया, फिर डायजीनियम Cn का मैंने सेलेक्टिवली रिडक्शन करके मैंने इसको एल्डिहाइड कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है इस एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करके CH3 में कन्वर्ट कर दो। ये जो आपका दिख रहा है आपको हाइड्रोजन NH2NH2OH- जिसको मैंने बोला वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये रिएक्शन क्या करती है? रिएक्शन किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड को उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में या फिर एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, यू कैन से, ठीक है ना? तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो आपका बना, ये जो आपका बना, ये ऑर्थोजाइलिन है। जो ये पूछना चाहता है ऑर्थोजाइलिन बनेगा कि नहीं, तो हम टिक लगाते हैं कि ए ऑप्शन तो हमारा आंसर है, ठीक है जी? ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फिलहाल ए तो हमने चेक कर लिया।
अभी और चेक करते हैं और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है, अगला आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ CH3, यहाँ पे आपके पास Br। आपने क्या डाला इसमें आपने डाला Mg, ठीक है। Mg डालने से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन जैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा आपका MgBr, ऐसा सा हो जाएगा। इसमें फिलहाल आपने अगर CO2 डाल दिया तो ये बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी। अगर आपके पास CO2 हो तो ऐसा करने से होता क्या था, ये जितना भी पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जाके C डबल बॉन्ड होके कार्बन पे अटैक मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा है, एसिडिक वर्कअप दे रखा है, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक वर्कअप फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन मैं जरा थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, देखना सुनिएगा। तो होता क्या है, अगर आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो, उस पर अगर आपने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यहाँ से R निकलेगा, R माइनस, वो एक्चुअली में जाके इस पर अटैक मारता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बनता क्या है, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड हो O माइनस और यहाँ पे आ जाता है आपका R, और ये जो MgX होगा, ये MgX आपका फाइनली इसके साथ यहाँ बैठा रहेगा, ठीक है ना। बाद में पानी वानी डालोगे तो पानी वानी डालने से ये सब हट जाएगा, MgX वगैरह हट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैंने यही बोला आपसे कि यहाँ पे फाइनली मैं क्या करूँगा, आपके पास ये बेंजीन है, CH3 को ऐसे ही रखूंगा, ये इस पोर्शन पे मैं क्या कर दूंगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, लास्ट में अगर दे रखा है तो पूरा COOH बना दिया मैंने इसको, ठीक है जी। इतना काम मैंने अभी तक इसका किया, ठीक है। अभी फिलहाल क्या कहता है, फिलहाल आपसे कहता है कि इस पे आपने डाला H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, नहीं सॉरी, उससे पहले आपने SOCl2 डाला, ठीक है, उससे पहले SOCl2 डाला। SOCl2 क्या करता है, SOCl2 इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब कि किसी भी एसिड क्लोराइड के OH को हटा के वहां पे OH लगाता, Cl लगाता है, ठीक है। तो SOCl2 क्या करता है, SOCl2 किसी भी एसिड के OH को हटा के, इसको हटा के इसकी जगह Cl लगाएगा, या फिर कोई अल्कोहल होता तो उसको भी हटा के उसकी जगह Cl लगाता है। तो वही काम हमने किया, हमने भी यही किया कि इसका जो OH था उसको हटा के Cl लगा दिया। अभी फिलहाल इसने क्या किया, एक बहुत फेमस रिएक्शन करी, H2PD बेरियम सल्फेट। तो अगली रिएक्शन बहुत फेमस सी रिएक्शन इसने करी, H2PD बेरियम सल्फेट, दिस इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन भी क्या करता है, उसमें आपके पास ऐसा होता है कि ये CH3 तो ऐसे रहेगा, ये जो एसिड क्लोराइड ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो रोजनमुंड रिडक्शन करके उसने यहाँ पे एल्डिहाइड क्रिएट कर लिया। अच्छा, फाइनली एक और अच्छी रिएक्शन उसने करी, वो क्या करा, जिंक अमलगम HCl। तो जैसी ये रिएक्शन थी, ये बहुत फेमस रिएक्शन थी, NH2NH2OH माइनस आयन। सिमिलरली जिंक HCl वाली रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है और ये भी सिमिलर वर्क करती है, जैसे ये एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करता था, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये भी आपका जिंक अमलगम HCl भी इस एल्डिहाइडिक पोर्शन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि CH3 में कन्वर्ट कर देगा। फाइनली जो बनेगा वो मैं यहाँ बना दूँ, तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ भी आ जाएगा मिथाइल और ये भी आ जाएगा CH3। तो फाइनली अगर आप कंक्लूड करोगे तो ये क्या बन गया, ये भी आपका ऑर्थोजाइलिन बन गया। तो ये भी हमारा आंसर है, दिस इज आल्सो आवर आंसर, ठीक है। आजा, अच्छा एक बात और, जैसे इसको बोलते थे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको, इसको बोलते हैं क्लेमेंशियन रिडक्शन। तो दिस वन इज नोन एज क्लेमेंशियन रिडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, तो तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरे ऑप्शन में आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे कुछ कुछ काम करा रहा है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या क्या करा रहा है, देखना। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं BH3THF वाली रिएक्शन कराता हूँ, मतलब ये 2 स्टेप कर देता हूँ एक बार में, पहले ये करूँ, तो ऐसा करने पे कोने पे जाके OH लग जाएगा। आपको याद होगा BH3THF वाली रिएक्शन में होता क्या था, जनरली एंटी मार्कोनिकॉफ से OH लग जाता था, ठीक है, जहाँ से लेस हिंड्रेंस होगी वहाँ पे OH डाल देगा ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों स्टेप्स करने के बाद कोने पे OH डाल दिया इस जगह पे, ठीक है। फाइनली ये करने के बाद इसने क्या बोला, बोलता है कि इस पे क्या करो, इस पे Br लगा दो। PBr3 क्या करेगा, PBr3 आपके कार्बन तो उतनी, एक दो दो कार्बन और यहाँ Br लगवा दिया, ठीक है। इसके बाद ये एक अच्छा रिएजेंट डाला और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि IIT एडवांस इसके ऊपर फोकस कर रहा है और ये रिएजेंट कभी कभी दिखा रहा है, 2-3 बार पिछले 2-3 साल से दिखा चुका है। तो जिंक डाइल्यूट HCl अगर आपको ये दिखाता है, तो ये क्या करता है कि किसी भी RH को RH में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने का रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में फाइनली होगा क्या, फाइनली ये क्या करेगा, ये बना देगा यहाँ पे Me और यहाँ पे 2 कार्बन थे तो इसलिए हो जाएगा C2H5, ठीक है ना। तो दिस इज CH2CH3। तो इसको अगर आप कंक्लूड करोगे तो ये तो आपका ऑर्थोजाइलिन नहीं बना, तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसको क्रॉस मार दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई मारे, लास्ट ऑप्शन को ट्राई मारे, डी ऑप्शन को। इसको अगर ट्राई मारता हूं तो ये क्या बनता है, देखें, डी ऑप्शन कहता है कि आपने ओजोन लेसेस कराया, ठीक है। जनरली ओजोन लेसेस में बहुत रेयरली ऐसा होगा कि बेंजीन को तोड़ दे, तो जनरली बेंजीन को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा करा क्या है इसने,
इसने ऐसा कुछ लिया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओजोन लेयर से बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को मत तोड़ना, क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी है, क्वाइट स्टेबल है, इस वजह से जल्दी से उसे नहीं तोड़ते हैं। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको तोड़ोगे, ये तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, इधर कट लगाओ, ठीक है। और टूटने के बाद बनता क्या था, आपको याद होगा ओजोन लेयर का प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, जस्ट यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ हमने तोड़ा था इधर से एक डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। फाइनली हाइड्रोजन भी ऐड कर दो ताकि आपको दिखे है क्या, ठीक है। तो किया क्या मैंने, यहाँ से तोड़ा, इसको भी डबल बॉन्ड बना दिया और इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड दे दिया और इस वाले कार्बन को भी डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया दोनों तरफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे फिर से N2 अगर मैं N2H4 KOH डालता हूं तो ये तो सेम रिएक्शन इसने करा दी जो मैंने आपको बताया था, वुल्फ-किशन रिडक्शन। तो अगर वुल्फ-किशन रिडक्शन करोगे तो ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या हो जाएंगे, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन तो एक कार्बन CH3, ये वाला फ्रैक्शन आपका दो कार्बन दैट इज CH2CH3, ये बन जाएगा। तो ये दोनों चीजें सेम बन गई और ये दोनों चीजें सेम बन गई, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम बन गया। इसका मतलब ये हमें तो देखना था कि ऑर्थोजाइलिन बन रहा है कि नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में भी ऑर्थोजाइलिन नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी क्या, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू कैन से मल्टीपल चैप्टर है, वैसे ऐसे मैं कुछ डिजिग्नेट नहीं कर पा रहा हूँ कि किस चैप्टर से है, बट हाँ आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कह सकते हो कि जैसे ये वाला सीक्वेंस जो जा रहा है, ये वाला सीक्वेंस भी आपको बहुत कुछ कराएगा। जैसे इस वाले की बात करो तो ये रिएक्शन आपको कहाँ पढ़ने को मिलती है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, ठीक है। अगली रिएक्शन कहाँ पढ़ने को मिलती है, ये रिएक्शन आपको जो ये वाली रिएक्शन है, ये क्यू जो ये बना रहा है, ये रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलती है 12वीं क्लास का जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स, ठीक है ना, वहां पढ़ने को मिलेगा। फाइनली यहाँ जो बन जाएगा उसको वो CHCl3 और KOH से रिएक्ट कराएगा। CHCl3 KOH आपको याद हो तो दो जगह हमने पढ़ा हुआ, एक तो रिमर-टिमर रिएक्शन में और एक हमने पढ़ा कार्बिलमिन रिएक्शन में, तो ये वो रिएक्शन करा दिया इसने। अच्छा ठीक है, बेंजीन पे CH3 है, KMnO4 डाल दिया, ये COH हो जाएगा, एसिड बना देगा, फिर एसिड की रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। तो दो तीन चैप्टर से मिक्सचर क्वेश्चन बना रहा है और जनरली होता भी ऐसे ही, IIT का आप पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। हर बार वो जनरली ऑर्गेनिक के जब भी क्वेश्चंस बनाएगा तो वो इसी तरह से क्वेश्चन बनाएगा, देखने में थोड़ा लेंदी जरूर लगेगा क्वेश्चन, लेकिन ईजी होगा। बस ये होगा कि आपको मल्टीपल चैप्टर से दो चार रिएक्शन पकड़ के और एक क्वेश्चन डिजाइन कर देगा। वो ये चेक करना चाहेगा कि एक ही क्वेश्चन में अगर मैं बहुत सारे रिएक्शंस दे दूं तो क्या सारे रिएक्शंस बच्चों को आते हैं कि नहीं, पूरा ऑर्गेनिक पे कमांड है कि नहीं, वो बस ये चेक करना चाह रहा है। ईजी है वैसे, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से होता जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। तो जैसे सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं कहां से, स्टार्ट करूं बेंजीन CH3 से। उसमें कह रहा है इसने ब्रोमिनेशन कराया। अच्छा जी, ब्रोमिनेशन कराया तो क्या हुआ, ब्रोमिनेशन कराया तो बेंजीन लिख दूं, बेंजीन CH2Br बना दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया P, ये चीज हो गई, ठीक है। इस पे क्या कह रहा है, इस पे आपसे कह रहा है इस पे क्या डालूं सो दैट कि कुछ डालने पे फॉलोड बाय रिडक्शन, सॉरी नॉट दिस, रिडक्शन H2 ओनली, ठीक है, फॉलोड बाय रिडक्शन कुछ बने, और जो बने उसको कह रहा है कि उस पे मैं CH3Cl CHCl3 और KOH डालूं, ठीक है। अच्छा, ये फाउल स्मेल भी समझो, फाउल स्मेल कहाँ होती है, रिमर-टिमन रिएक्शन में, तो मतलब ये रिमर-टिमन रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहा है, सॉरी नॉट रिमर-टिमन, सॉरी दिस इज कार्बिलमिन रिएक्शन। तो ये कार्बिलमिन रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है जो आप अमीन चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये कार्बिलमिन रिएक्शन करवाएगा। अच्छा ठीक है, कार्बिन अमीन के लिए तो ये 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, तो यहाँ कोई 1 डिग्री अमीन होगा। 1 डिग्री अमीन होने के बाद ये आपका आइसोसाइनाइड टाइप बन जाएगा, आइसोनाइट्रल बन जाएगा, आइसोनाइट्रल डिजाइन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अभी ये मिसिंग है, इस वजह से मैंने पूरा नहीं लिखा, लिखेंगे अभी थोड़ी देर में इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा पहले इधर को चलने की कोशिश करते हैं, नीचे को क्या कह रहा है, नीचे को कह रहा है कि आपने जब इस पर KMnO4 डाला तो KMnO4 तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर जो CH3 लगा होगा उस पूरे को COH कर देगा, ठीक है। अच्छा उस पर क्या कह रहा है, उस पर कह रहा है अमोनिया डाल के हीट किया, तो जनरली ये एक्सेस ऑफ अमोनिया ही होगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल के जब हीट करते हैं तो होता क्या है, पहले तो बनता है ये CO-NH4+, ठीक है। इसको मैं अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूँ, ये बनेगा, और जब आप इसको खूब हीट करोगे तब फाइनली जाके यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से अमाइड बनेगा, तो ये बन गया अमाइड, ये हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली जो ये बना है आपका U, दैट इज द अमाइड। मैं एक बार लेबलिंग कर देता हूँ, ये है आपका P, ठीक है, ये है आपका Q, यहाँ पे जो हम बताएंगे दैट इज द Q, ठीक है। ये है आपका R, ठीक है, ये है आपका S, ये है आपका T, दिस वन इज U, और फिर एक और मिसिंग चीज बता रहा है, कह रहा है कि बताओ यहाँ से मेरे को जाना है यहाँ, तो उसके लिए क्या डालूं, W क्या हो सकता है, W क्या होगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
ठीक है ना? तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा। यहाँ W क्या दे रहा है ऑप्शंस में? लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। तो सही बात है, लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड अगर मैं यूज़ कर लूँगा, तो ये बात सही है बिल्कुल। यहाँ से बन जाएगा क्या? CH2NH2। ये बन गया 1 डिग्री अमीन। और अब तो पूरा कहानी खत्म हो गई, मतलब सबको समझ में आ गया कि फाइनली होगा क्या? CH2NH2 आपके पास है। इस पे अगर आपने क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस डाला, कार्बिल अमीन रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से NC ये बन जाता है। इसका फाउल स्मेल आता है, जो ये लिखा है ना फाउल स्मेल। ठीक है, तो ये आइसोनाइट्राइल ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ बॉन्ड अपने आप बना लेना, मैंने बनाया नहीं है। यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाना, एक डेटिव बॉन्ड होगा इसमें से, ट्रिपल में से। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आइसोनाइट्राइल बन गया। अच्छा, अभी भी कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, V और मिसिंग है। ये कहाँ से जा रहा है? ये P से जा रहा है। तो इसको जरा किसी और पेन से मैं एक बार मार्क कर दूं, ये ऐसे जाके कहाँ जा रहा है? इस पे जा रहा है। ठीक है, इसने एरो लगाया नहीं है ढंग से, ऊपर से ये जाएगा इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा? तो आपको याद होगा कि देखो इसने क्या डलवाया है। इसने ये V बोल रहा है कि AgCN है क्या? तो आपको याद होगा, एक फैक्ट पढ़ते थे एल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर कि अगर आप AgCN डालोगे तो बनेगा RNC, और अगर आप डालोगे KCN या NaCN तो बनेगा RCN। ठीक है, तो CN और NC का फर्क होता था, और इस बात पे मैटर करता था कि आप Ag के साथ डाल के चल रहे हो या K के साथ। तो फिलहाल ये क्या जुड़वाना चाह रहा है? NC, इसलिए यहाँ पे Ag वाला जुड़ेगा, दैट इज AgCN। यहाँ AgCN लगाना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर NCERT में ये सब स्टफ है, पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो ये मैंने पूरा वर्कअप कर दिया है। अब आप देखो जरा कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें जरा क्या क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं। कह रहा है कि ये जो Q है ये KNO2 है क्या? ये तो गलत हो गया, Q तो KNO2 है ही नहीं ना। KNO2 होता तो ये CN जुड़ता। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ NC। अच्छा, ये यहाँ का Q की बात कर रहा है। ओके, Q क्या कह रहा है? KNO2 नहीं, KNO2 तो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि देखो इसमें भी इफेक्ट होता है। RX अलग बात है ना, हमने अभी Q देखा ही नहीं। Q देखिए, तो अगर ये RX में अगर KNO2 डाल देता तो ऐसे में जुड़ता RONO, ऐसा बनता। अगर ये डालेगा AgNO2 तो ऐसे में बनेगा RNO2, और RNO2 का रिडक्शन करने पे बन जाएगा RNH2। ये हो रही होगी कहानी। ठीक है ना, तो ये जो रिडक्शन कर रहा है ये एक्चुअली में क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए पहले NO2 का रिडक्शन करके NH2 बना देगा। तो NO2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा AgNO2। AgNO2, तो ये जो इसने लिखा है Q इज AgNO2, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, Q इज AgNO2। ठीक है, बाकी R के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है R है आपका फिनाइल मिथेनमीन। फिनाइल मिथेनमीन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। देन R इज बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन ना, ना ना ना, नहीं, आर इज नॉट बेंजीन अमीन। बेंजाइल अमीन बोलता हो शायद मैं फिर भी मान लेता। ठीक है ना, बेंजाइल तो ऐसा हो गया ना कि बेंजीन पे एक कार्बन है फिर उस पर कुछ जुड़ा हुआ है। बेंजाइल अमीन बोलता हो शायद मैं मान लेता, ये कुछ अटपटा सा पता नहीं क्या लिखा है। के सी एन भी नहीं है, ये भी गलत है, ये तो AgCN है। अगला ये कह रहा है W इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी सही है। और आपका जो V है वो AgCN है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B आपका गलत है। करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर का क्वेश्चन है, और इजी सही क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस हल्की सी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन ट्राई मार के देखने पड़ेंगे, ट्राई करके देखने पड़ेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा इन चार में से कौन सा आपका सही आंसर है। अच्छा, पहले तो जरा कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल बेसिक इसका लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है, या फिर बिल्कुल क्रैक ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, उसको समझते हैं जरा कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि आपने कोई कह रहा है ना कि आपने कोई सोल्यूशन लिया जिसमें X2+ है और Y2+ है। ठीक है, और उसमें आपने X की रॉड और Y की रॉड डाल दी। ठीक है ना, तो मतलब X का ऑक्सीडेशन Y का रिडक्शन, या वाइस वर्सा X का रिडक्शन Y का ऑक्सीडेशन, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, और X और Y आपके ये होंगे, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें से भी उसने ये बात बोल दी, ध्यान से सुनना, कि जब आपने X की रॉड डाली X के सोल्यूशन में, X2+ आयन के सोल्यूशन में, और Y की रॉड डाली आपने Y2+ आयन के सोल्यूशन में, तो ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में डिसोल्यूशन ऑफ X हुआ। मतलब कि उसने ये भी आपको बता दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, X का तो हो रहा है डिसोल्यूशन, मतलब कि X से बन रहा होगा क्या? X2+ आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा वो। ठीक है, और आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एनोड पे। तो एनोड पे तो ये रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली कैथोड पे क्या हो रहा होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो कैथोड पे क्या चल रहा होगा? Y2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और वो बना रहा होगा क्या? Y। ये सब कहानी चल रही है। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ? इनकी कंसंट्रेशन मेंशन कर सकता हूँ। ये कितना दे रखा है? 0.001, और ये कितना दे रखा है? ये देखा है 0.1।
ठीक है। अगर मैं दोनों को समेशन करता हूँ तो ओवरऑल सेल रिएक्शन पकड़ में आ जाती है। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आप पकड़ोगे तो क्या दिखेगी, देखेगा x जो कि सॉलिड होगा, ठीक है, प्लस y 2 प्लस आयन जो कि एक्वस होगा। दिस विल गिव यू क्या, दिस विल गिव यू x 2 प्लस आयन जो कि एक्वस होगा प्लस y जो कि सॉलिड होगा। ठीक है, ये कहानी चल रही है, ये आपकी सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन के बारे में अगर ध्यान से देखो और इस पे लगाओ नस्ट इक्वेशन, तो अगर मैं इस पे नस्ट इक्वेशन लगाऊं तो क्या लगेगा, ये आएगा ई सेल इज इक्वल टू आएगा ई नॉट सेल -0.06 मान लेता हूं मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा x2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन और यहाँ क्या रखना पड़ेगा y2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ई सेल निकालता हूँ तो ई सेल विल कम आउट टू बी कितना, ई नॉट ऑफ सेल -0.06/2 लॉग ऑफ, यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन रख दूं, ये कितना था 0.001 और ये था 0.1। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये ई सेल इज इक्वल्स टू आ रहा है ई नॉट सेल माइनस, इनफैक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल ई नॉट सेल प्लस 0.06, ये बन रही है इक्वेशन। अब आपको चारों ऑप्शन से लाके, चारों ऑप्शन से यहाँ पे ये जो आपका ई सेल है, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ चारों ऑप्शन में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन का ये ई सेल को चेक करना पड़ेगा, ई नॉट सेल को चेक करना पड़ेगा। ये ई नॉट सेल चारों ऑप्शन से चेक करो, इसका ई नॉट सेल कितना आ रहा है, इसका ई नॉट सेल कितना आ रहा है, इसका ई नॉट सेल कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, और चारों का ई नॉट सेल यहाँ पे रख के देखो। ओवरऑल जिस जिस भी ऑप्शन से ई सेल आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, चारों में से जिस जिस ऑप्शन से ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा वो स्पॉन्टेनियस सेल होगा, मतलब कि वो फिजिबल सेल होगा, वो सेल माना जाएगा कि वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आप देखो तो जिसमें आपका ओवरऑल ई सेल नेगेटिव आ रहा होगा उस ऑप्शन को काट देना, वो आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, वो करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, पूरा ना करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एक्स एंड वाई क्या क्या। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको चारों ऑप्शन के ई नॉट सेल निकालने पड़ेंगे, उसमें आपको 0.06 एड अप करना पड़ेगा और ओवरऑल वैल्यू बस पॉजिटिव आनी चाहिए, हमें इससे मतलब, वैल्यू कितनी आए हमें उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात ये भी लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, कह रहा है एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ये इस तरीके से दे रखे हैं कि एक्स ये है वाई ये है, आप वाइस वर्सा ना माने, ऐसा ना माने कि इसको वाई इसको एक्स माने। ठीक है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कैडमियम और निकल में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये कह रहा है कैडमियम क्या है, एक्स है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, निकल का रिडक्शन होगा। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका ई नॉट निकालता हूं तो इस पहले ऑप्शन का ई नॉट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ई नॉट, यू कैन से सेल इज इक्वल्स टू, आप पढ़ते थे ना, ई ऑफ कैथोड माइनस, इनफैक्ट ई ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड, ऐसा कह लो। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि क्या करा, ई ऑफ कैथोड माइनस प्लस ई डॉट ऑफ एनोड, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, ऐसा मैंने लिख दिया, आप ऐसा बोलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो अच्छा, तो ये वैल्यू आपने यहाँ डाला तो क्या आया, कौन सा वैल्यू डालना है यहाँ पे, कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस आयन जाने का वैल्यू, जबकि यहाँ पे दे रखा है कैडमियम 2 प्लस से कैडमियम, तो वो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.4। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका उल्टा हो रहा होगा, निकल 2 प्लस से निकल जाने का वैल्यू, निकल 2 प्लस से निकल जाने का वैल्यू कितना है, -0.24। जब मैं इसको 0.4 को 0.24 से माइनस करता हूं तो ओवरऑल आ जाता है 0.16, और इस 0.16 को जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0.16 को जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ऐसे में मेरे को ई सेल आपका पॉजिटिव दिख जाता है, ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 0.16 को 0.06 से प्लस कर दो, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.22 हुई। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हुआ पहला ऑप्शन ट्राई, पहला ऑप्शन ट्राई मार दिया हमने और ये आपका सही भी आ गया, तो इसको लॉक कर दे। अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, कैडमियम और आयरन, कैडमियम आयरन में भी सेम लॉजिक लगाएं, कैडमियम से कैडमियम प्लस जाने का ई नॉट, कैडमियम से कैडमियम प्लस जाने, कैडमियम 2 प्लस जाने का ई नॉट, इट इज 0.4। ठीक है, और यहाँ पे उल्टा करना है, इसमें क्या करना है, आयरन से आयरन 2 प्लस से आयरन जाने का ई नॉट, दैट इज 0.44 वोल्ट। ठीक है, ये डाला हमने, तो ये हमारा बी ऑप्शन ट्राई मारा। यहाँ से जो ई नॉट आया उसको चेक करोगे तो ये क्या आ रहा है, ये आपका ज़्यादा है, ये आपका कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ से माइनस आएगा, माइनस आके 0.04 वी ऐसा आ रहा है। बट हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ अभी ई नॉट की वैल्यू देख के जज मत कर लेना,
अभी माइनस का 0.04 भी यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो कि इसमें जब 0.06 मैं ऐड अप करूँगा, ओवरऑल ई सेल तो फिर भी पॉजिटिव आएगा भाई। मेरे को तो ई सेल से मतलब है। ई सेल तो फिर भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ये हमारा आंसर सही है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये है आपका कितना 0.06 और ये है माइनस का 0.04, तो इट विल कम आउट टू बी 0.02 वी। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। अब करते हैं ऑप्शन नंबर सी को ट्राई। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या होगा? उसके अंदर भी सेम कहानी होगी। वहां क्या करेंगे? वहां पे आपके पास क्या करना है आपको? वहां पे आपके पास निकिल से निकिल 2+ पे जाना है। ठीक है ना? आपको निकिल से निकिल 2+ जाना है, तो ये माइनस में दे रखा, प्लस में हो जाएगा। इट विल कम आउट टू बी ई नॉट ऑफ सेल विल कम आउट टू बी कितना? ये हो जाएगा आपका 0.24। और दूसरा वाला कितना हो जाएगा जो आपका है? वो क्या है? वो है Pb2+ से Pb, दैट इज माइनस का 0.13। अच्छा, तो ये कैलकुलेट जब आपने किया तो ये आपके पास आया 0.11 V। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में कोई चीज़ पॉजिटिव ऐड अप करोगे तो ई सेल तो फिर भी पॉजिटिव आएगा। और ओवरऑल अगर ई सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन तो फिजिबल है। कितना वैल्यू आ रहा है वो बताओ जरा। 0.11 को 0.06 से ऐड अप करो, इट विल कम आउट विद 0.17 V। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसको भी सही आंसर माने। अभी तक तो तीनों ही सही है। ठीक है, चौथे को ट्राई मारते हैं। चौथे वाले के लिए थोड़ा स्पेस कम बचा, उसको जरा कहीं और ट्राई मारते। चलो इधर ही मार देते हैं, इधर देखते हैं। चौथे वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निकिल से निकिल 2+, निकिल से निकिल 2+ जाने की टेंडेंसी कितनी है? ई नॉट ऑफ सेल जब निकालेंगे इट विल कम आउट टू कितना? निकल से निकल 2+ इज 0.24 प्लस या फिर माइनस, देखते हैं। आयरन, आयरन 2+ से आयरन इट इज माइनस 0.44 V, माइनस है ये। ठीक है, ऐसा जब मैं करता हूं तो ओवरऑल ई नॉट जो आता है वो आपका कितना आता है? माइनस का 0.20 V ऐसा आ रहा है ई नॉट सेल। और इस ई नॉट सेल को अगर आप लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो माइनस का 0.2 और ये प्लस का 0.06, तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल कैसा आ जाएगा? ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आएगा तो इसको हम नहीं मानेंगे, हमारा आंसर नहीं है। तो फाइनली जो आंसर आपका लॉक किया जाए वो आंसर लॉक किए जाएंगे जिसमें ई सेल पॉजिटिव आ रहा हो। तो ई सेल पॉजिटिव ए में, बी में और सी में आ रहा है, देन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन ओनली। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। आपको सिंपली बस ये बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन कौन sp3 हाइब्रिडाइज है, कौन कौन dsp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब कि ये हाइब्रिडेशन थ्योरी पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जहां जहां भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा वहां वहां टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो बस ये यही चेक करने को कह रहे हैं कहाँ कहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आपको सारे ऑप्शंस में जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनको चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अगर आपको एक एक करके पकड़ के करना है तो ऑब्वियसली मेहनत लगेगी। आपको कितने 8 स्ट्रक्चर्स है, आठों के आठों स्ट्रक्चर बना के देखने पड़े। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ईजी है, डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ बच्चों को तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसको ओरली भी याद होता है उनको। जैसे मान लो CL है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड आपके नॉर्मली बाहर बाहर ही बैठ जाएंगे, आउटर आउटर ऑर्बिटल्स में बैठ जाते हैं। तो इनर ऑर्बिटल्स में घुस ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वीक फील्ड लिगेंड जहां भी होंगे वहां पे जनरली आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन होगा, वो टेट्राहेड्रल हो गया होगा। तो इस तरह से जनरलाइज करके कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ थ्योरी आती है, जिसको हो सकता है कि कुछ बच्चे टाइम अपना बचा लें और कुछ बच्चों को एक एक करके सारे ही सॉल्व करना पड़े। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल मैं एक एक करके करने की कोशिश करूँ तो FeCl441- पहला ये है। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन 3+। अच्छा, आयरन की नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? डॉट 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 मैं कहूँ 4s2 3d5 ऐसे होती है, सॉरी 3d6। ठीक है, 26 नंबर पे आता है ना। तो आयरन 3+ कितना हुआ? आयरन 3+ हुआ आपका 4s0 3d5 ऐसा है। तो 4s0 3d5 अगर आप देखो तो 3d ऑर्बिटल इसका कैसा दिखेगा? इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे, ये 4s ऑर्बिटल, ये इसका 4p ऑर्बिटल। तो इसमें अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ये d5 वाले दिखा दिए मैंने। अब इसमें आपको क्या करना है? अब इसमें आपको वीक फील्ड लिगेंड आना चाहता है और वो बैठना चाहता है। तो वीक फील्ड लिगेंड के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि इनकी पेयरिंग करा पाए। तो बेचारा आएगा और सबसे पीछे यहाँ पे धीरे से आके ऐसे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा? sp3 टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहला तो मैंने चेक कर दिया, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है FeCO होल 4 2- ऐसा है।
ये कुछ विचित्र सा मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपने सुना होगा मेटल हैव जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, ये जो कार्बोनिल बोलते हैं इसको लिगेंड को, तो कार्बोनिल जो आपका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये आपका न्यूट्रल है। जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रही है, जो कि थोड़ा विचित्र सा है, थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, बट हाँ ऐसा हो जाता है जब भी मेटल कार्बोनेल्स होते हैं तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी पहुंच जाती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उस डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा फिलहाल, वो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल अगर देखा जाए तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दो तब आयरन 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 4s2 3d8। तो ये क्या बन गया भाई? ये तो बन गया ऐसा 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिखा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं। अच्छा ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड आया, उसमें ताकत है इनको पेयर कराने की, तो उसने क्या किया, इसको मान लो इसके साथ पेयर करा दिया, इस वाले को मान लो कि इसके साथ पेयर करा दिया। पेयर कराने के बाद क्या हुआ? पेयर कराने के बाद भी अगर आप देखोगे तो पेयर कराने के बाद भी ये अंदर नहीं घुस पाया लिगेंड। क्यों? क्योंकि भाई अंदर वाले तो सारे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये तो D10 कॉन्फ़िगरेशन पहले ही आ गया। ठीक है ना? तो अब आपके पास क्या है, अगर आपको यहाँ पे DsP2 बनवाना होता तो ऐसे में आपको इसका D यूज़ करना होता, तो D तो खाली नहीं है। तो लिगेंड आके बेचारा फिर जो खाली है उस वहाँ पे बैठ जाएगा, बाहर आके बैठ जाएगा। तो लिगेंड आके यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ बैठ गया तो ये तो फिर से sp3 हो गया। तो जनरली वैसे कुछ बच्चों ने रट रखा होता है कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से DsP2 बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्स में जैसा आपके सामने इस वक्त है, ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है कि हर बार आपका DsP2 ही बने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ इस तरीके से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। ठीक है ना? तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया। और चल सकते हैं आप, और यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट चलो जरा। तो क्या बोले इसको, ये भी sp3 है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो, ये हमारा आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कोबाल्ट, कोबाल्ट कार्बोनिल। यहाँ पे भी अगर देखो तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है, तो कोबाल्ट -1, कोबाल्ट -1 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो इसकी जैसी ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D7 में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो तो ये 4s2 3d8 दिखेगा। 4s2 3d8 मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम एज अबव लिख देता हूँ, दोबारा क्यों करूँ पूरी की पूरी कहानी। बिल्कुल सेम, क्योंकि देखो ना D8 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है और वही 4 कार्बोनिल है, तो बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा। और इसको भी मार्क कर दूं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज आ गया। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लूं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये तो हमारा काम आसान हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला है कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, तो अगर आप इस पे चलते हो तो ये कैसा सा दिखेगा, देखना। यहाँ का कोबाल्ट है, और कोबाल्ट क्लोराइड जब आप देखे हो तो यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है। कोबाल्ट 2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी? 4s0 3d7 ऐसा दिखेगा। एक बार जरा बना लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 और ऐसा सा। और यहाँ पे दिखा दो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। D7 कॉन्फ़िगरेशन है फिलहाल। D7 कॉन्फ़िगरेशन में आप लेके आ रहे हो वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड की ज़्यादा ताकत होती नहीं है, ज़्यादा दम लगा नहीं पाएगा, इनको पेयर कर नहीं पाएगा, तो बेचारा आके बाहर ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो दिस विल आल्सो बी sp3 हाइब्रिडाइज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये भी हमारा आंसर, बी ऑप्शन भी आंसर आ गया। तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अगला चलते हैं। अगला आपका आता है कौन? अगला आ रहा है निकिल। निकिल को अगर देखा जाए तो निकिल 0 कॉन्फ़िगरेशन में है यहाँ पे कार्बोनिल के साथ। ठीक है ना? कार्बोनिल है, ये तो न्यूट्रल होता है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो निकल 0 कॉन्फ़िगरेशन में। निकल 0 कॉन्फ़िगरेशन में कैसा होता है? 4s2 3d8। तो निकल 0 तो 4s2 3d8 वाला कॉन्सेप्ट है। ये तो फिर से सेम टू सेम हो गया, यहाँ से लिख दूँ सेम एज दिस। अगर बिल्कुल सेम टू सेम होगा तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अरे वाह, ये भी sp3 आ गया और कम मेहनत करनी पड़ी। मुझे लग रहा था शायद इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये 1 2 3 3 मेहनत तो मतलब हमारी ये मेहनत तो बची गई, तीनों तो सेम ही आ रहे हैं फिलहाल। और भी हो सकता है कोई सेम आए, देखते हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल ये सेम आ गए, सेम आने से हमारा काम बच गया। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो मैं इसको भी मार्क कर दूँ। इसको भी मार्क कर दो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अगला वाला जो है निकिल CN होल 4, निकिल CN होल 4, इसकी बात करो। इसको अगर आप देखते हो, निकिल CN होल 4 में निकिल 2+ कॉन्फ़िगरेशन में है। 2+ में जब निकिल होता है तो वो होता है 4s0 3d8 ऐसा दिखता है। 3d8 को एक बार बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिखता है।
ठीक है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दिया। अभी इसके पास कौन वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है। वीक फील्ड लिगेंड अगर आप देखोगे, नहीं CN है ना, CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास ताकत होती है कि वो इस बाहर वाले इस वाले बॉक्स को खाली करा ले। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को करा देगा पेयर, लास्ट वाला बॉक्स करा देगा खाली, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन कैसी दिखने लग जाएगी, 1 2 3 4 कैसे दिखने लग जाएगी? ये दोनों ऑलरेडी पेयर थे, ये दोनों ऑलरेडी पेयर थे, ये दोनों ऑलरेडी पेयर थे, अब ये दोनों भी पेयर हो गए और ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया। अब जो आपका वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn माइनस था, 4 Cn माइनस आयन आएंगे, एक आके यहाँ बैठ जाएगा, एक आके यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी DsP2, और DsP2 मैंने आपको पहले ही बताया स्क्वायर प्लेनो कॉम्प्लेक्स होता है, जिस वजह से ये हमारा आंसर नहीं है। तो फिलहाल दोनों नहीं मैच कर रहे, इस वजह से दो में से एक मैच कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं क्या कहूँ, सी ऑप्शन को काट देता हूँ। दोनों मैच करने चाहिए तो आंसर मानेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने इसको तो काट दिया, ठीक है। अभी लास्ट वाले को चेक करते हैं जरा, देखना। तो लास्ट वाला कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, देखे जरा। तो लास्ट वाला है आपका कॉपर, ठीक है ना। कॉपर को देखते हैं। तो लास्ट वाले में है कॉपर, कॉपर है पिरिडिन के साथ। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉपर +1 है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, 3D0 सॉरी 3D10 4s0 है ना। 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अब 3D10 कॉन्फ़िगरेशन में देखो सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ के ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद आपके पास बचा कौन, उसके बाद आपके पास बचा ये। तो जो भी लिगेंड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उसके लिए पास बाहर वाले आउटर ऑर्बिटल ही बचे हैं, वो अंदर कभी घुस ही नहीं पाएंगे, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द टेट्राहेड्रल, दिस विल बी द टेट्राहेड्रल। लास्ट वाले को और देखो जल्दी से। लास्ट वाला है आपका क्या, लास्ट वाला है कॉपर विद हैविंग CN4, ठीक है। और ऊपर चार्ज कितना, ऊपर चार्ज है 3 माइनस। मतलब यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मतलब फिर से सेम टू सेम डायग्राम, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इसमें भी आप अगर देखोगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 ये भरे हुए हैं। जो भी लिगेंड हो, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, उनके पास स्कोप ही नहीं अंदर जाने का, तो ऑब्वियसली उससे बाहर ही बैठेंगे। तो ऑल्दो चाहे बेशक वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी वो बाहर ही बैठेंगे, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी हमारा आंसर है। तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी ओनली। फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में भी आप कहो तो ऑक्सीजन फैमिली, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, फास्फोरस की केमिस्ट्री जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से बोनस क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी एनसीईआरटी की बुक भी, बहुत बड़ी बुक भी मत पकड़ो, एनसीईआरटी की बुक पकड़ो, और उसी से अगर आप इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक वगैरह पढ़ के आते हो तो उसी से क्वेश्चन बनाते हो और आप बड़े प्यार से कर लेते हो। ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहा है कि अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इनटू दिस एंड दिस। तो ये टिपिकल सी रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई मिल जाएगी आपको। तो ये होता है H3PO3 अगर आपके पास है, उसको अगर आप हीट करते हो तो डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद H3PO4 बनाता है और आपका PH3 बनाता है। बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो। बाकी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं ये आप चेक कर लेना। जैसे कि अगर आपको नजर आएगा ये वाला जो फॉस्फोरस है, दिस फॉस्फोरस इज एक्चुअली क्या, दिस फॉस्फोरस इज यू कैन से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये वाला फॉस्फोरस आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये वाला फॉस्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिडक्शन हो रहा है। तो सिंस फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरस का ही रिडक्शन, दैट्स व्हाई यू कैन से कि दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आपको इनफैक्ट ऐसा भी नहीं था कि आपको कुछ मेमोराइज करना था, उसने ऑलरेडी रिएक्शन भी आपको बताई दी है। H3PO3 से H3PO4 और PS3 बनाना है, रिएक्शन भी उसने दे दिया आपको। रिएक्शन भी वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि याद करो, बस वो ये पूछ रहा है कि होता है कि नहीं होता है, और होता भी है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है रिएक्शन, और ऊपर से डिस्प्रोपोर्शनेशन कहलाती है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं सेम फॉस्फोरस एटम का, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। वाइल H3PO3 act as reducing agent, H3PO4 कैन नॉट। अब मेरी बात सुनो कि अगर आप H3PO4 की बात करो और वहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो वो तो +5 आ गया, और +5 तो इसका मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मतलब इससे ज्यादा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ये इससे ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। अब आप इससे कहो कि और इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो नहीं करेगा, और सिंस और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो अपना ऑक्सीडेशन नहीं करेगा,
ठीक है, और ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो जब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बात सही लिखी हुई है, H3PO3 दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। बट H3PO3 जो आपके पास लिखा हुआ है, ये मैंने अभी-अभी बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी +3 है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फास्फोरस का मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +5। तो मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो वो जा ही सकता है ना, मतलब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी फर्दर और भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो अगर वो खुद अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो दूसरे खुद ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे को रिडक्शन करेगा, तो इसलिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही लगता है। बी ऑप्शन भी सही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा लेकिन दूसरा वाला नहीं करेगा, मतलब H3PO3 करेगा, H3PO4 नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट जो आपसे H3PO3 का स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, तो स्ट्रक्चर्स तो आपको आने चाहिए टिपिकल से कम H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीनों के तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर याद कर ही लेना, इसके ऊपर तो जेई बहुत बार सवाल पूछता है और ये तो बोनस क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो बस इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब ये पूछ रहा है कि मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक मतलब क्या, ये सिर्फ एक ही H प्लस आयन लूज करता है, तो कितने H प्लस आयन लिबरेट करता है? तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन लिबरेट होते हैं, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता है। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें कितने हाइड्रोजन ये लिबरेट कर सकता है? 2 H प्लस आयन ये रिलीज कर सकता है। तो ये 2 H प्लस आयन लिबरेट करता है, रिलीज करता है, मोनोबेसिक नहीं है बल्कि डायबेसिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर है, कह रहा दी हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉन आयनाइजेबल इन वाटर। तो यही तो मैंने बोला कि जब आप क्या करते हो, जब आप पानी के अंदर डालते हो, एक्वस मीडियम में डालते हो, तो यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है और ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से ये निकल जाते हैं, बट जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये नहीं ब्रेक होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। तो इसको देखोगे तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं ब्रेक हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है। हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखोगे, डाटा देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल सी होती है। तो भाई बॉन्ड तो वो टूटेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होंगे। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होंगे तो टूटने के चांसेस है। बट ऑलमोस्ट सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर दो एटम हो उनके बीच में बॉन्ड बनाओ तो वो इतनी जल्दी से टूटता नहीं है, जिस वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये और ये टूट जाएंगे। ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम और दी पीएच बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होगा। अच्छा ये कह रहा है नहीं होगा, तो सही कह रहा है, नहीं होगा ब्रेक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी गलत आ रहा है, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या क्या डाटा दे रखा है जरा ध्यान से देखना। जो भी डाटा दे रखा है उसे एक साइड पे कहीं पे लिख लो, फॉर्मूलाज अप्लाई करो जो आपको आते हैं, बड़े प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। तो देखना है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या बोलूँ, ऐसा बोलूँ कि लेमडा एम नॉट आपको दे रखा है। लेमडा एम नॉट कितना दे रखा है आपको? दे रखा है 4 × 10⁻²। ठीक है, 10/2। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस इतना देख लेना, इतना सुनिश्चित कर लेना, यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी। मतलब जैसे यहाँ दिख रहा है सीमन सीमन सीमन, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मोल मोल मोल, तो यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। बस कहीं सेंटीमीटर की जगह मीटर होगा तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट के लिए मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप चेक करना। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये 4 × 10⁻² वैल्यू दे रखा है लेमडा एम नॉट का, और आपको लेमडा एम का वैल्यू कितना दे रखा है? लेमडा एम का वैल्यू आपको कहता है at 298 Kelvin for an aqueous solution of acidic acid, the degree of dissociation is alpha and the molar conductivity is this. Molar conductivity is y into 10⁻²। ठीक है ना, ये किसी कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी पे ये कहानी कह रहा है। तो अभी मान लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ कहीं पे, एट कंसंट्रेशन सी, सी कंसंट्रेशन पे ये कहानी कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर आपने 20 टाइम्स इसको डिल्यूट कर दिया है तो अगर नई कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन अगली बार कितनी हो जाती है? C/20 की हो जाती है। तो नई कंसंट्रेशन पे क्या कह रहा है? नई कंसंट्रेशन पे आपका जो लेमडा एम है, ऐसे कह रहा है ना, 20 टाइम्स डाइल्यूटेड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम क्या? लेमडा एम जो है आपका वो कितना कहता है? वो आपसे कहता है, वो आपका आ रहा है 3y × 10⁻², इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा फैक्ट भी उसने बता दिया। अभी आपसे क्या कह रहा है? इक्वेशंस बनवाएगा, अल्फा की वैल्यूज निकलवाएगा। तो देखो जरा, ये है क्या कह रहा है? मोनोबेसिक एसिड है, लेट्स से मोनोबेसिक एसिड कौन है? एच है। वो टूटेगा तो H प्लस आयन और A माइनस आयन में टूटेगा। इनिशियली अगर ये C है तो ये 0 0 है, C1 माइनस अल्फा होगा तो ये C अल्फा होगा, ये C अल्फा होगा। उस हिसाब से अगर Ka देखोगे तो Ka क्या हो जाएगा? C² अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा होगा। C से C काट दूं तो Ka कितना हो जाएगा? Ka हो जाएगा आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा।
ठीक है, काफ़ी बार तो ये अल्फ़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं हम नीचे वाला, अभी फ़िलहाल देखते हैं होगा कि नहीं होगा, देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है? अभी कोई गारंटी नहीं है कि अल्फ़ा को नीचे वाले अल्फ़ा को मैं 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करूँ कि नहीं। फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? देखेंगे, चेक करते हैं, करना पड़ेगा, ज़रूरत लगी और हो सका तो कर देंगे नेग्लेक्ट। अच्छा, फ़िलहाल के लिए एक और बात कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, ये जो अल्फ़ा है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो भी मोलर कंडक्टिविटी आ रही है, ठीक है ना? दैट डिवाइडेड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऐसा होता है, ये फ़ॉर्मूला बनता है, ठीक है? तो ये अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो क्या-क्या वैल्यूज़ आ जाता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा-सा इस रूप में लिख लूँ एक बार, देखना क्या आ जाता है। इसको अगर मैं लिख लूँ तो Ka कितना बन जाएगा? Ka बन जाएगा आपका यू कैन से कंसंट्रेशन लेट्स से C ही मान लो, ठीक है? इसको कितना मान लूँ? इसको मान लूँ कि लैम्ब्डा m का स्क्वायर अपॉन लैम्ब्डा m नॉट का स्क्वायर, ठीक है? और ये हो गया 1 माइनस लैम्ब्डा m अपॉन लैम्ब्डा m नॉट, ऐसा हो गया, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ से Ka जब सॉल्व किया तो वो कितना आया? वो आया C इंटू लैम्ब्डा m का स्क्वायर बाय लैम्ब्डा m नॉट, क्योंकि भाई ये वाला जो लैम्ब्डा m नॉट है और इसका स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो ये क्या आ गया? ये आ गया लैम्ब्डा m नॉट माइनस लैम्ब्डा m, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब ये एक्सप्रेशन मेरे को दोनों के लिए ट्राई मारना है, एक तो इस वाली कंसंट्रेशन C पे और इस C/20 कंसंट्रेशन पे, दोनों में मेरे को ये एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है? तो Ka तो मतलब मेंटेन ही रहेगा, Ka तो जो है चाहे आप इससे निकालो, इसका लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट करो या फिर ये वाला लैम्डा m बाय m नॉट करो, K तो दोनों से सेम ही आएगा, तो आप K को इक्वेट कर सकते हो। आप बोल सकते हो यहाँ का K निकालूं, यहाँ का K निकालूं तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा कंसंट्रेशन लेट्स से C, ठीक है? इसका लैम्डा m नॉट कितना है? y इंटू 10⁻², और लैम्डा एम इतना है और लैम्डा एम नॉट कितना है? लैम्डा एम नॉट है 4 इंटू 10⁻², और इसको माइनस कर दो आपस में, इन दोनों को माइनस करो तो आया y इंटू 10⁻², 10⁻², मैं बार बार -2 बोल रहा हूँ, -4 इंटू 10⁻², ये आ रहा है, ठीक है? अगर ये एक्सप्रेशन यूज़ करता हो तो। और यहाँ से अगर देखोगे k, तो यहाँ से k क्या आ रहा है? C/20, ठीक है? और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3y इंटू 10⁻², ठीक है? और ये कितना आया इसका? लैम्डा एम नॉट तो सेम ही रहेगा, ठीक है? तो उसको मैं सेम ही रख लेता हूँ, 4 इंटू 10⁻², ठीक है? और ये कितना आया? ये आया आपका 3y इंटू 10⁻² माइनस 4 इंटू 10⁻², ऐसा आ रहा है। और इन दोनों के को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ मैं। अच्छा, इक्वेट करूँगा तो बड़े प्यार से कुछ चीज़ें कट जाएंगी, देखना कैसे कैसे क्या क्या कटेगा। लेट्स से मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को आपस में बराबर रख दिया, ठीक है? तो ऐसे में सी से सी भी काट दिया मैंने, ठीक है? इस वाई से ये वाई भी काट दिया मैंने, ठीक है? इस 4 इंटू 10⁻² से 4 इंटू 10⁻² भी काट दिया, बहुत कुछ कर गया, गुड, ठीक है? अच्छा, इसको चेक करना, मैंने शायद ये गलत लिखा, ये आएगा 10⁻², नॉट 10⁻², 10⁻² ही है सारे, ठीक है? ऐसे आया, ठीक है? और कुछ? अच्छा, एक और मिस्टेक की है हमने, एक और मिस्टेक किया है, एक मिस्टेक मिलती है मेरे को यहाँ, देखना, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं किया, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, ये है ना, देखो ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर भी होगा, ये स्क्वायर होगा, ऐसे होगा, ठीक है? तो इसको स्क्वायर भी कर दो, और फिर उसके बाद देखो तो फिलहाल तो मैं सी से सी काटे दे रहा हूँ और इससे ये काटे दे रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं काट रहा। फिर आपस में जरा इक्वेट करूँ तो क्या बनता है, जरा इसको पकड़ो, आपस में इक्वेट करूँ दोनों के को तो क्या बनता है? दोनों के को इक्वेट करता हूँ तो ये आ जाता है वाई स्क्वायर 10⁻4, जो कि यहाँ से आया वाई स्क्वायर 10⁻4 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, क्या लिख दूँ? डिवाइडेड बाय यहाँ का 10⁻2 को बाहर निकाल लेता हूँ, ये आ गया y-4, ठीक है? इक्वल्स टू, ये आ जाता है कितना? ये आ जाता है 9y² 10⁻4 बाय 10⁻2, यहाँ से अगर कॉमन निकाल लो तो ये 20 तो एज इट इज रहने दो, इसको कर दो 3y-4, ऐसा कर लो, ठीक है? ये भी आ गया। अच्छा, ठीक है, तो इसको अगर आप देखो तो क्या क्या कट जाता है, इससे ये भी कट जाता है, इससे ये भी कट जाता है, और इससे ये भी कट जाता है। ओवरऑल जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मेहनत करना सॉल्व करना, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो y विल कम आउट टू बी कितना? y विल कम आउट टू 44/51, दिस y विल कम आउट टू 44/51, ठीक है? तो ये तो आ गई y की वैल्यू जो आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है? अच्छा, दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरी चीज़ क्या थी? y अगर आप एक बार आपके पास आ जाता है, फिर क्या निकालना था आपको? आपको निकालना था अल्फ़ा,
अल्फ़ा आप अगर इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लो, चाहे ये वाली यूज़ कर लो, चाहे ये वाली और अल्फ़ा निकाल दो। तो वो जब आप यूज़ करोगे तो वो क्या था? वो था लैम्ब्डा m बाय लैम्ब्डा m नॉट। लेट्स से ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज़ करूँ, ये वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 11/51 जो कि कितना आ रहा है? 0.22 ठीक है? तो एक आंसर तो आपका आ गया कितना? ये आंसर तो आ गया आपका 0.22 ये आंसर आ गया आपका 44/51 इसको फ्रैक्शन में निकाल लेना कितना आ रहा है देख लेना, ठीक है? देखें ज़रा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, उससे अटैच्ड 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो देखें ज़रा क्या कहता है? कहता है रिएक्शन ऑफ X ग्राम ऑफ एसिन विद HCl प्रोड्यूसेस सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद ये जो सॉल्ट बना इसको इसने Y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट करा और फाइनली कुछ प्रोडक्ट बना उसका बता रखा है कितना ग्राम है। ओके, सो स्टोइशियोमेट्री लगानी है सिंपल सी देखना। बस आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए, थोड़ा-सा इस रिएक्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये रिएक्शन अगर आप याद करो तो आपने पढ़ी होंगी ये सब रिएक्शंस तो जैसे आपने सुना होगा कि नाइट्रोबेंजीन को अगर हम मान लो एनिलीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो SnHCl या आयरन HCl डाल देते हैं, तो वही वाला रिएक्शन है। बट उस रिएक्शन के अंदर ही अंदर होता है क्या है पहले SnHCl आपस में रिएक्ट करके SnCl2 बनाते हैं और फिर फाइनली जो SnCl2 होता है वो आपका SnCl4 में कन्वर्ट होता है, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज़ करता है, दूसरी चीज़ को रिड्यूस कर देता है। तो वही वाली रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ देखना, जैसे अगर मैं कहूँ सबसे पहले रिएक्शन ही लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि Sn आपका HCl से रिएक्ट करेगा और ऐसा करके SnCl2 बनाएगा और साथ के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। और फिर ये जो SnCl2 यहाँ से बना, ये नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट करेगा, NO2 से रिएक्ट करेगा और SnCl2 का रिएक्शन करा दूँ और ये बना देगा क्या? ये बना देगा आपका एनिलीन। बट इसने थोड़ा-सा बोला है कि कुछ छोटा थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ HCl भी डाला है। ये बात सही है, ड्राइविंग फ़ोर्स देने के लिए इस रिएक्शन को थोड़ा HCl डालना पड़ता है। अगर आपने HCl डाला तो एनिलीन तो बनेगा बट एनिलीन का एनिलीनियम सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि भई एनिलीन कैसा हुआ? एनिलीन तो बेस हुआ, जैसे मान लो पहले मैंने ये लिख दिया। लेकिन एनिलीन क्या हुआ? बेस हुआ। है ना? और HCl क्या हुआ? एसिड हुआ। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली आपके पास एज़ अ प्रोडक्ट एनिलीन ना दिख के बल्कि आपको क्या दिखेगा? आपको एज़ अ प्रोडक्ट एनिलीनियम आयन दिखेगा। मतलब ये दिखेगा सॉल्ट, ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है? और साथ में जैसा कि मैंने बोला था SnCl2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन इन्वॉल्व्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर इसकी मैं बैलेंसिंग करूँ तो बैलेंसिंग करने में देखना ज़रा आपको दिख जाएगा। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले यहाँ पे आप पानी और लगा लो। एज़ अ प्रोडक्ट वाटर और निकलेगा। ज़रा इसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करो, आपके पास देखो हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, पहले तो ऑक्सीजन को देखूँ, यहाँ 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ 1 भी नहीं दिख रहा। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन-ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करूँ तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 4 ये दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहे हैं, 7 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। मैंने यहाँ 7 लगा दिया तो ऐसा करने पे आपके पास 7 हाइड्रोजन दोनों तरफ हो गए। Cl को अगर बैलेंस करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4, 5, 5 क्लोरीन दिख रहे हैं। यहाँ कितने दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे हैं आपको 2 ये और 7 ये, 7, 8, 9, 9 दिख रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसा कर लो, यहाँ पे आप 3 लगा लो और यहाँ पे 3 लगा लो। ऐसा करने से शायद सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, चेक कर लो एक बार, देखना ज़रा। ऑक्सीजन आपके 2 थे, इधर भी 2 दिख रहे हैं। Sn आपके 3 थे, इधर भी 3 दिख रहे हैं। क्लोरीन आपके पास कितने हैं देखना ज़रा एक बार काउंट कर लो। 3 4 जा 12 ये हो गया, एक ये हो गया 13 और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्लोरीन आपके पास 13 नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने 7 दिख रहे हैं दोनों तरफ और क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस है ही खैर, Sn तो बैलेंस है ही। ठीक है, तो बैलेंसिंग तो हो चुकी है। अब बस गिवन डाटा एक बार लिख लेते हैं कहीं साइड पे कि क्या-क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको कहीं साइड पे लिख लो ज़रा एक बार। ठीक है? और अगर उसको लिख लोगे तो हेल्प मिल जाएगा, देखो ज़रा। सबसे पहले क्या सबसे पहले मैं ये गिवन डाटा ही लिख लेता हूँ किसी और पेन से, लेट्स से यहाँ लिख लेता हूँ चलो। गिवन में क्या-क्या है? गिवन में एक बात तो पता है कि जो Sn है, वो कितना है? वो x ग्राम है, ठीक है? और क्या पता है? और ये पता है जो ये नाइट्रोबेंज़ीन है आपका, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट आपने यहाँ पे ले रखा है सेकंड रिएक्शन में, वो कितना है? वो y ग्राम है, ठीक है? ये पता है। और क्या पता है? और पता है आपको कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जो मतलब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो हमने ऐसा लिखा है एनिलीनियम सॉल्ट, NH3 प्लस Cl-आयन, इसके बारे में दे रखा है ये 1.29 ग्राम है, ठीक है? और निकालना क्या है वो भी लिख लो। आपको बताना है x और y। अच्छा ये x और y आपको फाइंड आउट करना है। इसको x और y थोड़ा-सा ऐसा कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। अच्छा ठीक है, अब ज़रा रिएक्शन को अगर मतलब मैं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो स्टोइशियोमेट्री लगा लो। स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से मेरे को इसके मोल्स पता है, इसके मोल्स से मेरे को इसके मोल्स मिल जाएँगे। और फिर इन दोनों में स्टोइशियोमेट्री लगा के मैं फाइनली इसमें इसके मोल्स निकालने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, ट्राई मारते हैं पहले। ये तो ऑलरेडी आप अगर देखो तो रिएक्शन में बैलेंसिंग करोगे भी तो आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन को इसी को बैलेंस करना पड़ेगा। एसएन एसएन तो एक ही है। तो आप यहाँ से कह सकते हो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। ठीक है जी। अच्छा और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आपको 3 मोल रिक्वायर्ड है।
अच्छा, यहाँ पे भी लिख लें ज़रा एक बार? यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट होता है और इसका 1 मोल बनाता है। ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, आपको क्वेश्चन में जो गिवन था ना, ज़रा उससे एक और हिंट निकल के आता है, उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा चलो उसको बाद में लिख लेंगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखना ज़रा, आपको क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपको कितना मोल दे रखा है? x ग्राम दे रखा है। इसके अगर मोल्स निकालूँगा तो x अपॉन इसका मोलर मास, यू कैन से मोलर मास ये दे रखा है देखो 119। तो मैं कहूँ इसको कि ये कितना है? ये है आपके पास x अपॉन 119 मोल्स। तो ये x अपॉन 119 मोल्स है, तो ये भी कितना बनेगा? ये भी आपका x अपॉन 119 मोल्स बनेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या? दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से स्टोइचियोमेट्री लगाऊँ, तो मैं बोलूँ इसके 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट होता है, तो इसके x अपॉन 119 मोल से इसका कितना रिएक्ट होगा? ठीक है? ये देख लेते हैं एक बार ज़रा। तो वैसे इसका दे कितना रखा है क्वेश्चन में, ये गिवन है, कितना गिवन है? नाइट्रोबेंज़ीन के बारे में ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है मेरे को, क्या कि नाइट्रोबेंज़ीन आपके पास y ग्राम्स है, तो उसके अगर मोल्स निकालने तो y मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोबेंज़ीन का कितना आएगा? 123 123। ठीक है? अच्छा, और इस सिमिलरली इसके लिए भी अगर करूँ तो इसके बारे में क्या गिवन है देखना ज़रा क्वेश्चन में। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.29 ग्राम। अच्छा ठीक है। 1.29 ग्राम ये आपको गिवन है, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, तो वो आपका 129 ही आएगा, ठीक है? तो 1.29 डिवाइड बाय 129 अगर मैं कर देता हूँ, तो ऐसा करने से मेरे को पता लग जाएगा कि इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। अब क्या करना है, इतना सब कुछ होने के बाद आप क्या करो, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? और फिर क्या करना, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो जब आपने पहले वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, देखना लिख देता हूँ एक बार। क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 1 इंटू एक्स अपॉन 119 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई अपॉन 123। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता है? इससे मिल जाएगा आपको 3 इंटू 1.29 डिवाइड बाय 129 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 119 119। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब आपने सॉल्व किया यहाँ पे, तो सॉल्व करने से आपको क्या x मिल जाएगा। तो आपने सॉल्व किया तो x कितना आया? x आपके पास आया 3.57 ग्राम्स। ठीक है, x निकल के आ गया, इसको डब्बे में डाल देते हैं। और यही x जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया अपना आंसर, ये कितना 3.57 जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया और इसको सॉल्व किया, तो ऐसा करने से आपके पास y आ गया। तो y जब आपने सॉल्व किया तो y कितना आ रहा था? y सॉल्व करने पे आपके पास आ रहा है 1.225, जिसको मैं अप्रॉक्सिमेटली 1.23 बोल सकता हूँ। ठीक है ना? तो 1.23 ग्राम्स आप इसको लॉक कर सकते हो। ठीक है? तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या? यहाँ पे लिख दूँ क्या? 3.57 और यहाँ पे क्या लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ 1.23। तो अच्छा क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या थी? सबसे पहले तो आपको बैलेंस इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद जब तक आपको ये रिडक्शन वाली बैलेंस इक्वेशन नहीं पता होगी, तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग ये है कि आप पहले मॉलिक्यूलर मासेस निकालोगे, मॉलिक्यूलर मासेस से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर तो सिंपल स्टोइचियोमेट्री, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 1 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, इतने मोल से इतना मोल बन रहा है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हिंट दे रखा था कि इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके इतने मोल से इतना इतना मोल बन रहा है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल गई। वो एक्स की वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करी, तो मेरे को वाई की वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन आसान था। दूसरा एक तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कुछ लोग हो सकता है इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको क्या, आपको कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Sn 0 था, 0 से +2 जा रहा है, तो 0 से +2 जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे Sn आपका +2 से +4 जा रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो रहा है? इसका एन फैक्टर भी 2 हो रहा है। तो इस तरह से आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली द आंसर इज x शुड बी 3.57 एंड y शुड बी 1.23 ग्राम। देखिए जरा क्या कह रहा है, ए सैंपल ऑफ 5.6 ग्राम ऑफ कंटेनिंग आयरन इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन कोल्ड dilute HCl टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन 250 ml सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है इसको इसने 25 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलर KMnO4। अच्छा, यहाँ से जो बना उसको उसने KMnO4 से रिएक्ट करा दिया और पूरी टाइट्रेशन कर दी, एंड पॉइंट तक पहुंचा। ठीक है। फिर कह रहा है कि Fe2+ आयन के जो मोल्स हैं वो अगर x हैं और परसेंटेज ऑफ आयरन इन द सैंपल, देखो लिखा ना, अमाउंट ऑफ आयरन इन द सैंपल इज y%। तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन द सैंपल, स्टार्टिंग में जो सैंपल लिया था उसमें परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है? y% है, तो आपको x और y निकालना है। ये क्वेश्चन आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं तो शायद आपके दोनों
ऑप्शन सही हो जाएँगे मतलब अगर आपने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, तो एक्स भी मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा और जेईई एडवांस जैसे पेपर में जो कि इतना अच्छा पेपर माना जाता है, इतना भयानक पेपर माना जाता है हिंदुस्तान का, उसका आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आसान क्वेश्चन है, देखो बड़े प्यार से हो भी जाएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। देखो मूल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और इसको आप आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? मर्ज़ी है आपकी जैसे अभी आप करना चाहो। सबसे पहले क्या करूँ? सबसे पहले तो इक्वेशन लिखूँ। इक्वेशन क्या कहता है कि उसने बोला कि आपके पास क्या है कोई सैंपल है जिसके अंदर आयरन है। तो ये आयरन ही होगा जो एक्चुअली में आपका जाके इस एचसीएल से रिएक्ट करेगा। ठीक है? और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या? रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा वो अगर आपको नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में ये सब हिंट दे रखा है। देखो ये दे रखा है ना, जब क्वेश्चन आगे चल रहा है तो आपसे क्या कह रहा है Fe2+ आयन प्रेज़ेंट है, FeCl2 बन रहा है। मतलब ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है क्या बन रहा है? क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि फर्स्ट रिएक्शन के बाद FeCl2 बन रहा है। अगर आपको इक्वेशन नहीं भी पता था तो यहाँ से आपको दिख जाता है अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने इक्वेशन की बैलेंस फॉर्म लिख दी, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है इतना काम होने के बाद दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है कि ये जो FeCl2 है, ये एक्चुअल में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? KMnO4 के साथ, ठीक है? यही तो लिखा है, KMnO4 के साथ FeCl2 रिएक्ट कर रहा है। जब ये रिएक्शन होगी तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ये जो Fe2+ आयन है वो एक्चुअल में Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाएँगे। मैं सिर्फ Fe पे फोकस कर रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। और जो Mn आपका होगा ना KMnO4 का Mn, वो एक्चुअली में Mn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए मतलब अगर नहीं भी आता तो थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है? KMnO4 क्या होता है? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता ही है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? बराबर वाली चीज़ को ऑक्सीडाइज़ ही करेगा ना? तो बराबर वाली चीज़ को अगर ऑक्सीडाइज़ करेगा तो आयरन +2 से प्लस कहाँ जा सकता है? +3 ही जा सकता है और तो कहीं जाएगा नहीं। तो ऐसा करने से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। बाकी ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि KMnO4 जब अपना रिडक्शन करता है टाइट्रेशन रिएक्शंस में तो जनरली ये +2 में जा रहा होता है और वैसे भी एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में तो ये 100% +2 में ही जाएगा, ठीक है? तो KMnO4 किसमें जाएगा? +2 में जाएगा। अच्छा ये सब करने के बाद अब मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ, ज़रा क्या-क्या दे रखा है? देखना, ध्यान से देखना। क्या-क्या दे रखा है देखो जो आयरन का सैंपल है, लेट्स से आपके पास कोई सैंपल है, उसके अंदर आयरन है और इसके साथ-साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी क्योंकि उसने ये बोला ना सैंपल ऑफ आयरन और मेरे को बताना उसमें आयरन कितना है, परसेंटेज ऑफ आयरन मेरे को निकालना है। तो ये नहीं है कि जो भी सैंपल है उसमें 100% आयरन नहीं है, उसमें कुछ तो आयरन है और कुछ इम्प्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है। ये सैंपल कितना है? 5.6 ग्राम का, ठीक है? कह रहा है इसको हमने HCl से टाइट्रेट किया, ठीक है? HCl से टाइट्रेट करने के बाद कुछ सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को 250 ml बना लिया, ठीक है? और फिर उसके बाद इसमें से कितना लिया? इसमें से 25 ml लिया, ठीक है? और 25 ml ये चीज़ क्या थी आपको अब पता लग गई है FeCl2 कह रहा है 25 ml इस चीज़ का आपने किससे रिएक्ट कराया? KMnO4 से कराया, तो KMnO4 कितना लगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है, KMnO4 लगा 12.5 ml और 0.03 मोलर इतना KMnO4 आपका यूज़ हुआ। अच्छा ठीक है, और क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ आयन प्रेज़ेंट इन 250 ml अच्छा आपको निकालना क्या है? यहाँ से आस्क्ड क्या है कि इसके अंदर FeCl2 FeCl2 कितना पड़ा हुआ है? इसके मोल्स कितने हैं? ठीक है ना? तो इसके मोल्स निकालने हैं आपको और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है कि इस सैंपल के अंदर ये आयरन की परसेंटेज कितनी है? ये चीज़ आपको निकालनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ जाते हो तो आगे बस आपको करना क्या है, आगे तो आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, हो जाएगा क्वेश्चन या फिर कह लो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लो, उससे हो जाएगा। तो मैं क्या लगाऊँ, मैं पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लेता हूँ चलो। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से थोड़ा आसान पड़ते हैं जब भी कभी टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन्स आते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है ताकि मैं एन फैक्टर पे कमेंट कर पाऊँ। जैसे मैंने इस पे पहले ही बता दिया ये +2 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है पर मोल? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका एन फैक्टर कितना यूज़ करूँगा? 1 और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको रब कर दूँ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? देखना। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला? ये जो Mn है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है? ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं है तो आप इसको निकालना, ये तो निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से कितने में जा रहा है? +7 से +2 में जा रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? इसका एन फैक्टर हो गया 5 तो सबसे पहले तो सबका एन फैक्टर लिख लो तभी आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आप ढंग से लगा पाओगे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ से करूँ तो देखो यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई देगा आयरन आपका न्यूट्रल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उससे +2 में जा रहा है। तो कोई आपसे पूछे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना किस से किस में जा रहा है? तो इसका ऑक्सीडेशन के स्टेट के हिसाब से इसका एन फैक्टर कितना है? तो इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, ठीक है ना? और मेरे को लगता है HCl का शायद एन फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सॉल्व करने के लिए क्या करूँ? सॉल्व करने के लिए सिंपली बस जो भी 2 चीज़ें आपस में न्यूट्रलाइज़ कर रही है या फिर आपका यू कैन से टाइट्रेशन हो रहा है जिन दोनों का, उनके इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ
FeCl2 इज इक्वल्स टू यू कैन से इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। अच्छा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एक तो ये फॉर्मूला भी होता है और इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला भी होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। बट ये वॉल्यूम लीटर में लेना, आपको क्वेश्चन में एमएल में दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं FeCl2 पे ये वाला फॉर्मूला लगा दूं नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अभी हम मिसिंग मान लेता हूँ। वैसे नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना मेरे को कह रहा है ना, x इंटू 10⁻²। आएंगे तो बताओ x कितना है। तो मोल्स में मिसिंग मान लेता हूँ, मोल्स ऑफ FeCl2 मान लो मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसका एन फैक्टर तो पता है ना, एन फैक्टर कितना है, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख दूं। ये क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है Cl2, इट इज Cl2। ठीक है, तो देख लेना। अच्छा ठीक है, इसका एन फैक्टर मैंने कितना बताया, इसका एन फैक्टर मेरे को यूज करना है 1। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, KMnO4 की इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेरे को ये डाटा गिवन है, उसकी मोलैरिटी वॉल्यूम एन फैक्टर। मोलैरिटी कितनी गिवन है, मोलैरिटी मेरे को गिवन है कितनी, ये लिखी हुई 0.03। तो 0.03 ये है। ठीक है, 12.5 ml में दे रखा है, लेकिन इसको लीटर में जरूर कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। इनटू अगर मैं करूं तो इनटू करने पे इसका एन फैक्टर मल्टीप्लाई करूं, एन फैक्टर कितना आ रहा है, एन फैक्टर KMnO4 का 5 आ रहा है, तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से मैंने निकाले मोल्स, बट मोल्स ऑफ FeCl2 निकाले तो सही, बट अभी थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि स्ट्रिक्टली आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये किसमें निकाले मैंने, इन 250 ml। कितने कितने से रिएक्ट किया था? अच्छा, 25 ml से रिएक्ट किया था, सॉरी। ये कितने से रिएक्ट किया था? 25 ml से। तो ये आपके पास 25 ml एक्चुअली में FeCl2 आपका रिएक्ट किया था KMnO4 से, तो ये 25 ml में है। तो 25 ml में आपका जो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने आ रहे हैं, 0.03 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इंटू 5 ये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि 25 ml में इतना है, तो मोल्स ऑफ FeCl2 इन 250 ml, 250 ml में अगर मेरे को निकालने हो तो वो कितने होंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सिंपली। तो मैं कह सकता हूँ वो कितने हो जाएंगे, 0.03 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 5 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 1000 था। ठीक है, तो डिवाइड बाय 1000 दिस थिंग, और यहाँ पे 5, और मैं बोल दूँ कि 25 ml में अगर इतना है तो 250 ml में कितना है, तो यू कैन राइट इट कि 250 अपॉन 25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास मोल्स आ गए। ठीक है, इन मोल्स को कितने के इक्वल रख दूँ, इन मोल्स को इक्वल रख दूँ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, x इंटू 10⁻2। ठीक है, सो यहाँ से सॉल्व करना, सॉल्व करने थोड़ा-सा मेहनत करना, सॉल्व तो कर ही लोगे आप। ठीक है, तो सॉल्व करने से यहाँ से x निकाल देना, वो हमारा पहला आंसर होगा। x निकाल के आपके पास कितना आ जाएगा, जब आप ये सारा काम करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, यू कैन से 1.875, इतना आपके पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x तो मिल गया, पहला आंसर तो मिल गया 1.875। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा सुनना, FeCl2 के बारे में क्या पता चला, इसके मोल्स मिल गए। तो मेरे को मिल गया मोल ऑफ FeCl2 इन 250 ml, 250 ml में बात चल रही है। वो कितने आए? वो आए आपके पास 1.875 इंटू 10⁻²। भाई ये भी ध्यान रखना, x जो है आपके मोल्स नहीं है सीधा FeCl2 के, x इंटू 10⁻² है मोल्स तो। तो मोल्स है 1.875 इंटू 10⁻², इतने मोल्स आपके पास आ गए। ठीक है, मोल से अगर मैं वेट निकालूँ, वेट ऑफ FeCl2, तो वो कितना आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा कितना? दैट विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ FeCl2। ठीक है, FeCl2 के मोल, अच्छा रहने दो, ये क्यों करना? रहने दो, ऐसा बोल दो, देखो सुनो ध्यान से, मैं सीधा-सीधा ऐसे कह सकता हूँ ना कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। ठीक है जी? तो अगर मोल ऑफ FeCl2 इतने हैं, तो मोल ऑफ Fe भी तो इतने ही होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके जितने भी मोल्स हैं, इसके भी इतने ही मोल्स होंगे। तो मैं लिख दूँ मोल ऑफ Fe। Fe के मोल्स भी आपके इतने ही होंगे, ठीक है? अगर मोल्स ऑफ Fe इतने हैं तो वेट ऑफ Fe कितना होगा? वेट ऑफ Fe होगा आपके पास इसके मोल्स जो कि हैं 10⁻² इंटू इसका मोलर मास जो कि है 56। तो आयरन का मोलर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 56, ठीक है? इतना ग्राम आपके पास आयरन है इस सैंपल में। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऐसे निकलेगी, आप बोलोगे परसेंटेज निकालने के लिए जो भी आपके पास आ रहा है 1.875 इंटू 10⁻² इंटू 56, इतने ग्राम आ रहे हैं आयरन के, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सैंपल, वो कितना है 5.6, 5.6 से इसको डिवाइड करो, इंटू 100 करो, यू विल गेट द परसेंटेज। तो जब आपने ये कैलकुलेशन किया तो यू विल गेट द परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट करने पे कितनी आ रही थी, इसको भी दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, दैट विल कम आउट टू बी कितना, 18.75%। ठीक है, तो सेकंड आंसर भी मिल गया मेरे को, सेकंड आंसर विल बी कितना, 18.75। तो फर्स्ट आंसर फॉर द एक्स इज 1.875 एंड सेकंड आंसर इज 18.75।
ये क्वेश्चन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इससे अटैच 2 क्वेश्चन्स थे, एक क्वेश्चन ये है, एक इस क्वेश्चन इसके नीचे है, वो भी बात करेंगे, दोनों क्वेश्चन की एक साथ बात करते हैं, सुनना ज़रा। तो ईज़ी है वैसे क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि नीचे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। ये जो आपको मैच करना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर मैं इस हाइड्रोजन को कैसे कैसे ब्रेक करूँ, इस हाइड्रोजन को मैं होमोलिटिकली अगर क्लीवेज करूँ, तो ऐसे में पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं कहूँ कि ऊपर जो इतनी सारी कहानी लिखी हुई है ना, इस सब कहानी को हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का क्वेश्चन हो गया। अब जीओसी वाले कॉन्सेप्ट से मेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ से जब होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। उन फ्री रेडिकल्स की एनर्जी या फिर कहो उन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी मेरे को अरेंज करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी अरेंज करनी आती है, तो इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला जो ये सारी कहानी लिखी हुई है इसका कोई लेना-देना नहीं है नीचे वाले क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से। तो जैसे मान लो कि मैं चारों को एक बार बना देता हूँ। जैसे मान लो पी से जो आपका बनेगा वो कैसा फ्री रेडिकल बनेगा देखो, पी से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा, यही तो है। आपको कह रहा है ये वाला हाइड्रोजन हटा दो होमोलिटिकली, होमोलिटिकली जब भी हटता है तो फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, क्यू से जो चीज़ बनेगी वो क्या है? वो है आपकी CH2 और बेंज़ीन, ये। तो मतलब कि क्यू से जब आपके पास बनेगा तो ये बनेगा, जब क्यू में होमोलिटिकली क्लीवेज होगी और जब आर में होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। और जब आपके पास एस में होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, तो सी ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बनेगा। आपको बस इन चारों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अरेंज करनी आनी चाहिए। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट बात मतलब वही कि आपको ये बात पता होनी चाहिए इनकी स्टेबिलिटी अगर अरेंज अरेंज करूँगा, तो ये है मोस्ट स्टेबल। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द रेजोनेंस। आपको पता है कि अगर आपके पास इस तरह का फ्री रेडिकल होता है, इस तरह का फ्री रेडिकल होता है, इसको लिख देता हूँ CH2 और यहाँ बनाता हूँ डॉट, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से आपका मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो ऐसा करने से ये रेजोनेंस करने लगेगा, ठीक है? तो ऐसा रेजोनेंस यहाँ पे फिज़िबल हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ डॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा और फर्दर इसी तरीके से रेजोनेंस चलती जाएगी और ये आपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएगा। तो सिंस यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो आउट ऑफ ऑल दी 4 ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। ये है आपका मोस्ट स्टेबल बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद आ जाते हैं डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड। अब जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स आपके पास होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं और जब आपके पास डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम करते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और फ्री रेडिकल के बारे में शायद आपको ये पता हो कि फ्री रेडिकल्स की अगर स्टेबिलिटी देखनी है, मैं लिख दूँ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में अगर कमेंट करना है, तो ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है? ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये दोनों हो गए अनस्टेबल, कम स्टेबल और ये हो गया रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल। बट ये जब स्टेबल होगा तो ये कैसे? या तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से कह दो कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कह सकते हो। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जब भी कभी फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बराबर में कुछ कार्बन है और उसपे हाइड्रोजन्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये है, 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशंस हो जाएँगे और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन गवर्न करता है? अगर कोई आपसे पूछे आपको नहीं पता है तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं रेजोनेंस से, क्योंकि रेजोनेंस इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। सबसे पहले रेजोनेंस से बताएँगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस के बाद रोल आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, सेकंड पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे और थर्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे और ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन कम खींच रहा है, ये कैसे कमेंट करूँ? ये जो बराबर वाला कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज़ है, यहाँ पे जो बराबर वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज़ है। इसमें अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करोगे, तो वो आपके पास सबसे हाईएस्ट है और जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है लिख दूँ क्या? परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा हाईएस्ट होता है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। ठीक है जी? और मैंने कैसे बताया परसेंटेज एस कैरेक्टर? ये sp हाइब्रिडाइज़ है तो यहाँ पे 50% आपके पास s, 50% p और ये क्या है? ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज़ है तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें आपके पास कुछ 33% एस कैरेक्टर आ जाएगा। तो एस कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इन दोनों में, ठीक है? और ये आपका कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा मैंने बोला था जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा वो कम स्टेबल होगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेबिलिटी ही अरेंज कर देता हूँ।
अगर मेरे से कोई कहे कि इन चारों की स्टेबिलिटी अरेंज करो, तो मोस्ट स्टेबल कौन हो गया? मोस्ट स्टेबल तो हो गया क्यू बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, फिर हो गया पी बिकॉज़ ऑफ हाइपर कन्जुगेशन क्योंकि सबसे पहले हमेशा रेजोनेंस सोचते हैं, रेजोनेंस के बाद हाइपर कन्जुगेशन सोचते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से मैंने आपको बताया जो जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग होगा उतना कम स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा विथड्रॉइंग होने की वजह से लीस्ट स्टेबल है। एस होगा लीस्ट स्टेबल, उससे पहले कौन होगा? उससे पहले तो आपका आर होगा। ठीक है जी। और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको कमेंट किस बात पे करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। मतलब ये बॉन्ड कितने प्यार से टूट जाएगा, इस पे कमेंट करने को कह रहा है कि मान लो इसको तोड़ूँ तो कितने प्यार से टूट जाएगा। तो सोचो ना, मान लो मैंने इसको तोड़ने की कोशिश करी, तो टूटने के बाद इस वाले से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्यू, इससे बन गया ये और ये चीज़ आपकी बहुत स्टेबल है। तो अगर बहुत स्टेबल चीज़ बन रही है तो ये मोस्ट फेवरेबल होगा, तो इसका बनाना मोस्ट फेवरेबल होगा। ठीक है? तो अगर ये मोस्ट फेवरेबल होगा, तो ये आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ पे आपको लेस एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? मतलब ये आसानी से टूट जाएगा, आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी लगाते ही आपका टूट जाएगा और जिसको बनाना डिफ़िकल्ट होगा उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जिसको बनाना आसान है वो ईज़िली उसमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। तो मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या लेना-देना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी एक-दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। जो जितना ज़्यादा स्टेबल मैं ऐसा कह सकता हूँ जो जितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कह रहा हूँ मैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो बनने वाला फ्री रेडिकल है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसको बनाना उतना आसान होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। इस हिसाब से अगर आंसर लॉक करूँ तो फाइनल आंसर क्या लॉक करूँ? अगर मेरे से कोई कहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अरेंज करो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उल्टा हो जाएगा, क्यू का सबसे कम होगा, पी का उससे ज़्यादा होगा, आर का उससे ज़्यादा होगा, एस का उससे ज़्यादा होगा। अब इन वैल्यूज़ को ज़रा अरेंज कर दो, इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में। तो इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में अगर इन वैल्यूज़ को अरेंज करूँ, तो ऐसा करने पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसको क्या लिखी हुई है? सबसे हाईएस्ट लिखी हुई है 132। उसके बाद क्या लिखी हुई है? उसके बाद लिखी हुई है 110, उसके बाद क्या लिखी हुई है? उसके बाद लिखी हुई है 95, उसके बाद क्या लिखी हुई है? 88। ज़रा मैंने किसको किससे मैच किया फाइनली? आप देखो ज़रा एस को किससे मैच किया? एस को मैच किया मैंने 1 से, 132 से। आर को किससे मैच किया? आर को 110 से। तो आर को पहले आर के से पहले क्यू को कर लें? एस, आर अच्छा ठीक है। आर को किससे मैच किया? आर को मैंने 2 नंबर से मैच किया। उसके बाद क्यू, क्यू को किससे मैच किया? क्यू को मैंने 88 से मैच किया। मतलब क्यू किससे मैच हो रहा है? क्यू मैच हो रहा है आपका 88 से मतलब 4 नंबर से और फिर उसके बाद पी किससे मैच हो रहा है? पी मैच हो रहा है आपका 3 नंबर से, ये। ठीक है? तो देखो ज़रा ये आपको कहाँ दिख रहा है? 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 आपको कहाँ दिखाई देगा? 1, 2, 4, 3 आपको ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको शायद कुछ ये रिएक्शन है देखो CH4 Cl2 से रिएक्ट करके CH3Cl बना रहा है HCl और इस रिएक्शन का डेल्टा H आपसे पूछ रहा है -25 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, तो अगर सबसे पहले यही निकाल लें क्या? देखो ज़रा, मेरे पास सब कुछ दे ही रखा है, मैं बस इसकी हेल्प से क्या करूँ ना, मैं जो अननोन चीज़ है उसका डेल्टा H निकाल लेता हूँ। देखना ज़रा, अब मेरे को ये बताओ अगर लेट्स से कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँ। तो इन चारों से क्या करूँ, इन चारों को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूँ सो दैट कि मेरे पास फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाए। तो देखो आपको फाइंड आउट मतलब फाइनली चाहिए क्या-क्या? इसको मार्क कर लेता हूँ देखो। फिर CH4 चाहिए, एक तो CH4 मेरे को यहाँ रिएक्टेंट साइड पे चाहिए। Cl2 भी चाहिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट साइड पे क्या चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे मेरे को ये चाहिए। तो ये कहाँ चाहिए? ये तो प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। और ये भी कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। तो बस अगर आपने इतना सोच लिया कि ये दोनों प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट साइड पे चाहिए और ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, तो आपको यहीं से ये बात पता चल जाएगी कि इक्वेशन नंबर 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को तो ऐड अप करना पड़ेगा ताकि ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे रहें और इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट साइड पे पहुँच जाएँगे। तो जो आप इक्वेशन के साथ कर रहे हो, वो इनके डेल्टा H के साथ करो। तो इनके डेल्टा एच में भी ये करो कि इन दोनों का डेल्टा एच को सम अप करो, इन दोनों के डेल्टा एच को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जैसे कि मान लो इसका डेल्टा एच कितना है 105 किलो कैलोरीज़ पर मोल। इसका डेल्टा एच कितना है 58, इसका डेल्टा एच कितना है आपके पास 85 और इसका डेल्टा एच कितना है 103। ये अगर आपको याद हो तो क्या होता था, ये होता था हेस लॉ, ठीक है? हेस लॉ होता था ना थर्मोडायनामिक्स में, वो क्या बोलता था कि भई जो भी आप इन इक्वेशंस के साथ करोगे, वही उनके डेल्टा एच के साथ करना, टू गेट द फाइनल डेल्टा एच ऑफ दी फाइनल रिएक्शन। डेल्टा एच 5 आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने पे आ रहा है -25 किलो कैलोरीज़ पर मोल। ये आपके पास आ रहा है।
तो लो जी, आंसर तो आ ही गया। वो तो आपसे यही कह रहा था कि करेक्ट ऑप्शन बताओ, तो करेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट था। तो ऑब्वियसली डी डी अगर करेक्ट है तो ए, बी, सी आपका इनकरेक्ट होगा। तो अगर इतना भी कर लेते हो और थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो, थोड़ी मेहनत बचाते हो, तो आपके पास जल्दी समय में ही आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप चेक कर सकते हो, चाहो तो ये सब चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इनको भी चेक कर सकते हो। चाहो तो मैं करके दिखाता हूँ देखो। ऑप्शन नंबर ए को, बी को, सी को भी चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, उसके लिए लेकिन थोड़ा-सा देखो भई, थोड़ा-सा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? ये जब हमने एल्केन चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में जब एल्केन पढ़ते हैं, वहाँ पे क्लोरीनेशन वाली जो रिएक्शन पढ़ते हैं, उसका जो मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, उस मैकेनिज़्म को आपको याद होना चाहिए। वो मैकेनिज़्म याद होना चाहिए कि इसमें इनिशिएशन स्टेप कौन था, उसमें आपके पास प्रोपगेशन स्टेप कौन था और फाइनली आपके पास जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, वो क्या था? अगर आपको ये याद है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो सबसे पहले क्या सॉल्व करने को कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है आपसे कह रहा है इनिशियल स्टेप इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा एच इतना। तो देखो, अगर आपको याद हो तो उस मैकेनिज्म का जो इनिशियल स्टेप होता था, ठीक है? थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूँ। उस उसका जो इनिशियल स्टेप होता था वो क्या होता था कि Cl है, उसको क्या करा, उसको आपने होमोलिटिकली तोड़ दिया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऐसा करने से क्या बन गया? ऐसा करने से बन गया Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये होता था इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना? तो इनिशिएशन स्टेप का क्या है? डेल्टा H कितना है? -58 किलो कैलोरीज़ पर मोल। भाई आप देखो ना, आपको यहाँ दे रखा है सीधे-सीधे ये तो स्टेप कि Cl को Cl डॉट में तोड़ा तो ये प्लस का 58 है। यहाँ लिखा है -58, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। -58 थोड़ी है, ये तो +58 है। ठीक है जी? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H नॉट -2 किलो कैलोरीज़। अच्छा, देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए भाई, वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। देखो, प्रोपगेशन स्टेप की अगर बात करो, तो ये वाला प्रोपगेशन स्टेप जिसमें आपके पास CH3 डॉट बनता है, ये स्टेप चाहने के लिए, ये स्टेप लाने के लिए आपको करना क्या होगा? मतलब पहले तो वो स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप क्या चाहिए? उसे चाहिए कि आपके पास CH3 डॉट बने। अच्छा, तो वो कैसे बनता था? आपके पास CH4 से जब Cl डॉट, ये वाला Cl डॉट जब इससे जाके रिएक्ट करता था, तो ऐसा करने से CH3 डॉट अलग आ जाता था और HCl अलग आ जाता था। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डेल्टा H आपको निकालना है। ये कहना चाह रहा है। अब देखो, जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशंस, जो भी गिवन इक्वेशंस हैं, उनसे ज़रा सोचो कि उनमें से किस-किस इक्वेशन को यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ फाइनली अपना इस इक्वेशन का डेल्टा एच। तो सोचो, आपको CH4 चाहिए, तो CH4 तो यहाँ से मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपको Cl डॉट चाहिए, तो Cl डॉट तो यहाँ भी मिल रहे हैं, चलो ठीक है। CH3 डॉट चाहिए, तो CH3 डॉट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ठीक है? और Cl डॉट भी यहाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, HCl भी चाहिए। HCl जाने के लिए आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है? ये सारी कहानी चल रही है। तो मेरे को बताओ कि मैं इन इक्वेशंस के साथ क्या करूँ सो दैट कि आपके पास इसका डेल्टा एच आ जाए। अच्छा देखो ज़रा, फाइनली मेरे को लग रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि CH3 डॉट तो देखो यहाँ भी दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस और इस इक्वेशन से ही काम बन जाएगा देखना। क्या चाहिए मेरे को? मेरे को बनाना है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे बन सकता है? CH4 मेरे को चाहिए रिएक्टेंट साइड पे और HCl मेरे को चाहिए किस पे? प्रोडक्ट साइड पे। तो मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। करके देख लो चाहे तो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास H फ्री रेडिकल से H फ्री रेडिकल कट जाएगा और Cl फ्री रेडिकल आपके पास सब्ट्रैक्ट होने की वजह से इस तरफ आ जाएगा रिएक्टेंट साइड पे और ये प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा। तो आ जाएगा, देखो। तो डेल्टा H इस इक्वेशन का निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का डेल्टा H को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 का डेल्टा H, मतलब 105 को माइनस कर दो किससे? 103 से, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना भाई। प्लस 2 आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसने क्या दिया था? इसने दिया था आपको कि आ रहा है -2, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऐसे सिमिलरली आप तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लो। कह रहा है प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक। अच्छा देखना, अगले प्रोपगेशन स्टेप में होता क्या है? आपके पास ये जो CH3 फ्री रेडिकल बनता है ना, ये CH3 फ्री रेडिकल फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से रिएक्ट करके फाइनली आपके पास बनाता है क्या? CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल रीजनरेट करता है। ये मैकेनिज़्म के स्टेप आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भई ये स्टेप है क्या? फिर उसके बाद जब आपको स्टेप पता होगा तो इसका डेल्टा H निकल जाएगा। अब सोचो ज़रा, इसका डेल्टा H निकालने के लिए मेरे को क्या-क्या करना पड़ेगा? इसका डेल्टा H निकालने के लिए कौन-कौन सी इक्वेशंस यूज़ होंगी इसको ज़रा चेक करो। मेरे को लगता है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मेरा काम चल जाएगा देखो। इक्वेशन नंबर 2 अगर पकड़ूँ तो Cl2 मेरे को रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, ये आ गया Cl2 रिएक्टेंट साइड पे और CH3Cl मेरे को प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
अच्छा जी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपको इसका डेल्टा H निकालना है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर कौन सी? इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है? क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो यही बन जाएगी देखो, ठीक है? तो डेल्टा H निकालने के लिए भी डेल्टा H ऑफ सेकंड माइनस डेल्टा H ऑफ थर्ड करना पड़ेगा। डेल्टा H ऑफ सेकंड कितना है? डेल्टा H ऑफ सेकंड है 58, डेल्टा H ऑफ थर्ड कितना है? वो है आपके पास 85। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा -27। -27 मतलब है कि आपके पास ये एक्ज़ोथिर्मिक है विथ 27, बट यहाँ देखो उसने क्या बोला? इसने बोला एंडोथिर्मिक है विथ +27, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही कर रहा है बट प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहा है। और हमने अपना आंसर तो पहले ही बता दिया कि लास्ट बार जब मैंने चेक करके देखा तो रिएक्शन एक्ज़ोथिर्मिक आ रही है और -25 किलो कैलोरीज़ आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है या फिर कह लो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे आप कैटायन एनायन का डिटेक्शन पढ़ते हो उसका क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पूरी पढ़ी हुई है बस उस थ्योरी को ही उसने क्वेश्चन बना दिया तो ये तो मैं ऐसा कहूँ कि अगर थ्योरी आती है आपको कंटेंट याद है तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे, इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा तो है नहीं। ठीक है जी। तो इस थ्योरी को जरूर पढ़ें। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए आप अपने जो स्कूल लेवल पे जो आपको स्कूल के टीचर्स जो भी आपको लैब मैन्यूल्स देंगे उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की जो भी आपकी प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो नेट से, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ अगर आपको थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में पढ़नी है चीज़ों को, तो आप इंडियन एडिशन ऑफ जेडीली ले सकते हो। जेडीली बुक आती है, उसका इंडियन वाला एडिशन लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये सारा चैप्टर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी? तो ये थ्योरी है देखो, थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है, कह रहा है रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूस अ डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड टर्नबुल ब्लू। ठीक है? तो ये एक टिपिकल सी रिएक्शन होती है, जैसे कि अगर आपके पास कभी Fe2+ आयन हो, तो Fe2+ आयन का टेस्ट है ये एक्चुअली। तो Fe2+ आयन को अगर मैं क्या करता हूँ K3FeCN6 से रिएक्शन कराता हूँ, तो ऐसा करने पे रिएक्शन क्या होगी, ये बड़ा आसान है अगर आप सोचना चाहो, समझना चाहो रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन कराने के लिए क्या करो ना, ऐसा कर दो ये कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो। आप ऐसा कर दो, इस Fe2+ आयन को इस एनायन के साथ ले आओ। अब सोचो इस एनायन के ऊपर ओवरऑल ऊपर कितना चार्ज है? ओवरऑल ऊपर इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है और ये क्या इतना है K आपका +1 है और आयरन कितना है? +2 है। तो सोचो क्या बनेगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास है Fe2+ आयन और इसको कंबाइन करना है FeCN6 3 माइनस आयन से। तो ऐसा बचपन में पढ़ा था ना, क्या करते हैं जब भी कभी आपको कंपाउंड लिखना हो, तो ऐसा करते हैं इसका 3 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 2 इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे तो करते थे। तो यहाँ पे फाइनली फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? फ़ॉर्मूला विल कम आउट टू बी कितना? Fe3 FeCN होल 6 और CN होल 6 यहाँ पे लिख देना होल ट्वाइस। ये आपके पास बनेगा। तो ये तो आपके पास क्या है, इसको बोल रहा है ये एक्चुअल में टर्नबुल ब्लू बोलते हैं इसको, टर्नबुल ब्लू। ठीक है? तो ये आपके पास एक पहली रिएक्शन आई, ठीक है? अगली रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अगली रिएक्शन क्या कह रहा है? इसी को ही जब आपने K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करा, इस बार किसके साथ रिएक्शन करा है? K4FeCN6 जब आपने इसको K4 एफिशिएंसीज़ के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या बना? तो बोलता है यहाँ से कुछ X चीज़ बनती है और वो X चीज़ रखे-रखे थोड़ी देर में ऑक्सिडाइज़ होके फाइनली आपके पास पर्शियन ब्लू वाली चीज़ बन जाती है। पर्शियन ब्लू वाली चीज़ अगर आपको याद हो तो वो क्या होता था? वो होता था कि अगर Fe3+ आयन को अगर मैं K4 एफिशिएंसीज़ के साथ रिएक्ट करता था, तो पर्शियन ब्लू चीज़ बनती है। तो वो पर्शियन ब्लू चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये X वाली चीज़ जिसको व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है। तो ये ऐसी ऐसा कुछ है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू लर्न। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आज के बाद याद रखना कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं K3FeCN होल 6 ये होता है आपका व्हाइट पीपीटी। ये व्हाइट पीपीटी है। ठीक है जी? तो ये है आपका व्हाइट पीपीटी, ठीक है? इसको बनाने के लिए मैंने किया क्या? ये जो K4 थे, इस K4 में से एक K को रिप्लेस कर दिया मैंने Fe2+ आयन से। बाकी अगर आप इसकी बैलेंसिंग करोगे तो इस तरह से दिख जाएगा। ईज़ी है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो दिख जाएगा देखो। अच्छा, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। अब इसको इसने क्या बोला ऑक्सिडाइज़ करके एयर से अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हो, तो एयर से ऑक्सीडेशन करने पे आपके पास पर्शियन ब्लू वाली चीज़ बन जाती है। पर्शियन ब्लू वाली चीज़ क्या होती है? वो होती है Fe4FeCN होल 6 होल थ्राइस ये बन जाती है। तो ये है आपका पर्शियन ब्लू, ठीक है? बट पर्शियन ब्लू के बारे में कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर नहीं भी याद है तो चलेगा बट
ये मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि Fe3+ आयन को जब K4 CN6 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको याद रखना है तो ये भी इसी तरह से याद रखना Fe3+ आयन है और K4 FeCN6 से क्या आएगा? FeCN6 होल 4 माइनस। तो इसमें भी यही काम करना है, अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लिखना है, ये 4 लाके इधर डाल देना, ये 3 लाके इधर डाल देना, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है? तो ये पर्शियन ब्लू वाला कॉम्प्लेक्स अगर आपको नहीं याद है तो इस तरह से याद कर सकते हो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसको थोड़ा-सा याद रखना पड़ेगा, इसको आज के बाद याद रखना। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है यहीं से सॉल्व हो जाता है शायद। वो आपसे पूछ रहा है कि पहली चीज़ मतलब कि ये जो व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी क्या बना? तो व्हाइट पीपीटी क्या बना? आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी कितना? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैंने कुछ गड़बड़ किया थोड़ा-सा। ये क्या हुआ? ये आपके पास है K2 क्योंकि भई ध्यान से देखोगे तो मेरी गलती दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको। क्यों? गलती कहाँ से हुई? गलती ये हुई कि आपके पास 4 K+ पड़े हुए थे। ठीक है? और उस 4 K प्लस को मैं Fe2+ आयन से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली 2 प्लस को हटा के 2 माइनस 2 प्लस को हटा के उसकी रिप्लेसमेंट में 2 प्लस डालूँगा ना तो 2 K प्लस हटेंगे। तो 2 ही रह जाएँगे। तो K2 Fe FeCN होल 6 ये बनेगा। तो आंसर विल बी क्या? आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो मिल गया। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी सुनो। दूसरी कहानी एक्चुअली में टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। ये जब एनायंस के टेस्ट करते हैं ना तो टेस्ट फॉर नाइट्रेट NO3 माइनस आयन का जब टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट बड़ा फ़ेमस है, बहुत फ़ेमस है और जेईई एडवांस ने इसके ऊपर बहुत बार सवाल किया है, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन लिख दो, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, वेरी फ़ेमस ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में करते क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट में ऐसा कुछ करते हैं कि आपके पास आप क्या करते हो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेते हो। टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्ट डालते हो जिसको आपको चेक करना है, ठीक है? जैसे कि आपके पास जो सॉल्ट है उसके अंदर नाइट्रेट आयन है ना, तो हम ये सॉल्ट डालेंगे, ठीक? डालेंगे ऊपर से डालेंगे इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों? FeSO4 तो रेडीमेड भी मार्केट में मिलता है, वो डाल दो। लेकिन होता क्या है भाई देखो, अगर आपके पास कोई पुराना FeSO4 पड़ा होता है, तो FeSO4 में Fe2+ आयन है। अगर ये पुराना हुआ ना, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑक्सिडाइज़ होके 1 साल में, 2 साल में थोड़ा-थोड़ा जब बार-बार वो डब्बा खुलेगा लैब में, बार-बार यूज़ होगा, तो वो Fe2+ आयन एक्चुअल में Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सिडाइज़ हो जाते हैं हवा से भी। तो इसलिए ऐसा रिकमेंड करते हैं कि ये रिएक्शन करने के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेके चलना, पुराना बना-बनाया मत लेना। ठीक है? अच्छा, इतना करने के बाद ऊपर से डालते हैं यहाँ पे एक धार बनाते हुए ऐसे आपकी टेस्ट ट्यूब से बिल्कुल इनर वॉल से जाती हुई इसमें H2SO4 स्लोली-स्लोली ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने? H2SO4 स्लोली-स्लोली ऐड करते हैं और वो भी बीच में ना गिरे, वो ऐसे करके इनर वॉल से सरकती हुई धीरे-धीरे जाए। जब ये काम हम करेंगे ना, तो H2SO4 जाके यहाँ पे बैठ जाएगा और आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि 2 लिक्विड्स का लेयर बन गया। एक आपके पास H2SO4 जो अभी-अभी डाला H2SO4 वो ये और जो सॉल्ट और FeSO4 जो पहले डाला था वो और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर की रिंग नज़र आएगी। यहाँ पे आपको ब्राउन कलर की रिंग नज़र आएगी। तो अगर आपको ये ब्राउन रिंग दिखती है, तो आपके पास नाइट्रेट आयन प्रेज़ेंट है, ब्राउन रिंग नहीं दिखती है तो ये आपके पास एब्सेंट है। अब मुद्दा तो ये टेस्ट का था, ये टेस्ट तो आई होप आपको आता होगा। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आपको ये रिएक्शन पता है कि नहीं पता है, ये ब्राउन रिंग होती किस चीज़ की है, ये ब्राउन रिंग जो बना वो कॉम्प्लेक्स क्या है, वो आपको पता है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ब्राउन जो आपके पास रिंग बनी वो किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स का केमिकल फ़ॉर्मूला क्या है? तो उस कॉम्प्लेक्स का केमिकल फ़ॉर्मूला कुछ ऐसा-सा होता है, ये होता है FeH2O होल 5 NO और यहाँ पे बाहर डाल दो H2SO4 वाले सल्फेट। ये डाल दो। तो ये इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। इसके ऊपर जेईई एडवांस ने बहुत बार सवाल किया है, इसलिए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को रट लो, याद कर लो बहुत अच्छे से। ये अगर मैं आपको कहूँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अलग-अलग चैप्टर में डिफरेंट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला चैप्टर तो यही हो गया नाइट्रेट का टेस्ट करने के लिए। दूसरा चैप्टर जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाते हैं बच्चों को कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, तो वहाँ पे एक्सेप्शन केसेस दिखाते हैं। एक्सेप्शन केस में ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाते हैं बच्चों को कि ये ब्राउन रिंग टेस्ट में ना जो आयरन होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये थोड़ा रेयर है क्योंकि आयरन आपने ज़्यादातर या तो न्यूट्रल देखा होगा या +2 देखा होगा या +3 देखा होगा, +1 बड़ा रेयर देखा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हम एग्जांपल बच्चों को रटवाते हैं, याद कराते हैं कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाले को थोड़ा इस रूप में भी याद रखना। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये पूछ ले कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। अच्छा देखिए आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको ये कहाँ पे दिखता है ज़रा ये भी चेक कर लो। आउट ऑफ 4 ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को कहाँ दिख रहा है? ये मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखो ये तो है FeNOH2O होल 5 FeNOH2O होल 5 और ऊपर 2 प्लस है, मैंने 2 प्लस की जगह पे यहाँ पे सल्फेट डाल दिया। सल्फेट हटेगा तो 2 प्लस ही आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्या? डी ऑप्शन।
तो देखिए ज़रा बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है बट आपने बस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन थोड़ा-सा पढ़ रखा हो। आपने आपको ये पता हो कि ओज़ोन का ClO2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बनता क्या है? अगर आपको ये पता है तो फिर तो 2 सेकंड की बात है। बड़ा आसान क्वेश्चन फटाफट टिक मार के आओ, फटाफट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आंसर लिख के आओ और आगे बढ़ो। ठीक है? तो बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। बस यही है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको थोड़ा बहुत पी ब्लॉक, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी आपने पढ़ा हो, पी ब्लॉक पढ़ा हो। ठीक है? तो सिंपल सा रिएक्शन होता है कि जब आप ClO2 का रिएक्शन पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा-सा कम विज़िबल होता है येलो पेन। तो अगर आपने क्या करा ClO2 का रिएक्शन अगर आपने ओज़ोन से कराया, तो ओज़ोन यहाँ पे क्या कराता है, ओज़ोन यहाँ पे ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट का काम करता है और इसको ऑक्सीडाइज़ कर देता है। और ClO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ClO2 को Cl2O6 में कन्वर्ट कर देता है और बाकी खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद O2 में कन्वर्ट हो जाता है। मेन मुद्दे वाली बात तो ये थी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बस आपसे वो यही पूछ रहा है कि फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद उस प्रोडक्ट में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो अगर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो वो भी बता देते हैं चलो। मान लो आपको Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो मैं मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है, ईच Cl की x है। तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 6 बार -2 क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी -2 इज़ इक्वल्स टू 0 तो x विल कम आउट टू बी कितना? x विल कम आउट टू बी 12/2 दैट विल नथिंग बट कम आउट टू बी +6 तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस प्रोडक्ट मस्ट बी कितना? +6 तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग बट 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखें ज़रा, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला पता है, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, कैलकुलेशन थोड़ा-सा लगेगा और ये आसान क्वेश्चन है लेकिन। ध्यान सुनना, मुद्दा क्या है? एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या दिखता है? कहता है हीलियम एटम है आपके पास, जो कि कुछ फोटॉन्स को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, जिनकी वेवलेंथ कितनी है? 330 नैनोमीटर। ये लिखा हुआ है। कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी आपको बताना ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द एब्ज़ॉर्प्शन इज़ कितना? अच्छा, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में आपके पास आपको बताना है कि हीलियम एटम का यू कैन से कितना ज़्यादा कितना चेंज आया वेलोसिटी में। ओके, ठीक है। आपसे कह रहा है अज़्यूम करना मोमेंटम इज़ कंज़र्व्ड व्हेन फोटोन इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड। ठीक है, ओके। अगला प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। आपको सिंपली बस अपना फ़ॉर्मूला लगाना और आंसर निकालना है। तो देखना जब आपके पास होता था डी ब्रोगली वाला फ़ॉर्मूला जो होता था, लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू h अपॉन mv। फिलहाल यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी v की बात नहीं कर रहा है, डेल्टा v की बात कर रहा है। तो मैं आपका m इंटू डेल्टा v लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। अच्छा ठीक है, इसके हिसाब से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो देखो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। अच्छा लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ज़रूर ध्यान रखना, ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरली ये फ़ॉर्मूला जब लगाते हैं हिज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला जब लगाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो भी कैलकुलेशंस करना है वो एमकेएस यूनिट में करना। मतलब मीटर्स में, केजी में, सेकंड्स में। तो यहाँ पे जो ये आपको दे रखा है ना 4 ग्राम पर मोल, वो एक हाइड्रोजन एटम क्योंकि मेरे को एक हाइड्रोजन एटम पे सारी कैलकुलेशन करनी है। मेरे को एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, वो कैसे निकलेगा? तो सोचो अगर मैं आपसे कहूँ 4 ग्राम पर मोल तो इसका मतलब था कि सॉरी नॉट हाइड्रोजन इट इज़ हीलियम, ठीक है? अगर आपसे कहूँ कि 4 ग्राम 1 मोल का मास है 6.023 इंटू 10 पावर 23 का है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है 6.023 को 6 ही ले लेना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्यों ज़्यादा स्मार्ट बनो, जो दे रखा है वही मान लेते हैं। सो 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 23 ठीक है? तो 4 ग्राम इतने एटम्स के लिए है तो अगर एक एटम के लिए मैं पूछूँ आपसे कि कितना ग्राम होगा, तो दैट विल कम आउट टू बी कितना? दैट विल कम आउट टू बी 4/6 इंटू 10 पावर 23 इतना ग्राम्स। बट मैंने बोला कि अपनी कैलकुलेशंस को केजी में करना, ठीक है? तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दूँ? केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटू 10 पावर माइनस 3 भी कर दूँ। तो ये तो आपके पास आ गया मास, किसका? एक हीलियम एटम का। तो m की जगह पे तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। h आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है और लैम्ब्डा नैनोमीटर में दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। देखें ज़रा तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 330 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर्स ये मैंने मीटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया। h मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में कितना 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 34 थोड़ा ठीक से लिख दूँ। इट इज़ 34 ठीक है। यूनिट क्या है? जूल सेकंड रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर दूँ? एक हीलियम एटम का मास जो कि कितना है 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 ठीक है? डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 पावर 23 अच्छा ये मैंने गलत लिख रखा है, देयर शुड बी केजी ठीक है? तो ये ग्राम नहीं होगा, ये केजी में होगा। ये जो हमने वेट निकाला ना, ये केजी में। तो इतना केजी, ठीक है जी, इसको केजी में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, उसके बाद डेल्टा वी मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो बस थोड़ा-सा मेहनत करना, ये मेहनत आप अपने आप करो थोड़ी-सी, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से यहाँ से डेल्टा वी आएगा
वो डेल्टा वी सॉल्व करने पे कितना आ रहा था? वो आ रहा था 0.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो क्योंकि मैंने एमकेएस यूनिट में कैलकुलेशन किया ना इसलिए मीटर्स में आ रहा है। बट फाइनली वो आंसर किसमें सेंटीमीटर में चाह रहा था, तो डेल्टा वी सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर देना। सेंटीमीटर मतलब कन्वर्ट कर देना, तो दिस विल कम आउट टू बी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना? 30 Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.